हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक जो नया फ्रेश टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बहुत इजी, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली और लॉजिकल टॉपिक है। बस इसका कंसेप्ट, इसकी मेथड, उसकी ट्रिक समझ जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपके पास चैलेंज क्या रहेगा? देखो, एक बेसिकली ये आपके सामने क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। ये बता रहा है आपको कि कंपनी है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और कंपनी के पास इतनी फैक्ट्रीज है, F1, F2, F3, ये कंपनी की 3 फैक्ट्रीज है। कंपनी ये अपनी 3 अलग अलग जगह होगी, ये होगी पुणे में, ये मुंबई में, ये नागपुर में। तो ऐसी 3 फैक्ट्रीज है कंपनी के पास जो अपना एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? मोबाइल हो सकता है ये मार्कर हो, कोई तो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, इन कंपनीज की क्या दी गई है आपको? F1 ये 7 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कैपेसिटी दी गई है। ठीक है, ये आपको दिया गया है कैपेसिटी। कैपेसिटी को कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन में नाम आ सकता है सप्लाई, कभी कभार आ सकता है अवेलेबिलिटी। तो क्वेश्चन F1, F2, F3 ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसकी 3 अलग अलग जगह ये 3 फैक्ट्रीज है। तीनों फैक्ट्रीज की ताकत, कैपेसिटी दी गई है कि भाई F1 7 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, F2 9 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है और F3 18 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। जो भी उनका प्रोडक्ट है, X प्रोडक्ट, Y प्रोडक्ट, जो भी उनका प्रोडक्ट है, उसकी टोटल कैपेसिटी इतनी है उनके पास, इतनी उनके पास सप्लाई करने की ताकत है, इतनी उनके पास अवेलेबिलिटी है। तो एग्जाम में ये 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है, कैपेसिटी, सप्लाई या अवेलेबिलिटी, जो कि आपको फैक्ट्रीज की दी गई है। साथ ही में ये है कस्टमर्स। ये कौन है? कस्टमर्स। W1, W2, W3, W4। जैसे फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्रीज की डेफिनेटली सप्लाई करने की ताकत होगी, उसी तरह कस्टमर्स की डेफिनेटली क्या होगी? डिमांड, रिक्वायरमेंट। तो देखो, इन 4 कस्टमर की आपको 4 रिक्वायरमेंट दे दी गई है। एग्जाम में कभी कभार, जैसे मैंने कहा, कैपेसिटी इन अलग अलग नाम से आ सकता है, उसी तरह रिक्वायरमेंट को डिमांड बोलकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये रहा पूरा आपका मैट्रिक्स। तो W1 की है 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट यानी डिमांड, W2 8 यूनिट चाहता है, W3 7 और W4 14 यूनिट्स टोटल चाहता है। क्लियर? सो ये फैक्ट्रीज जिनकी इतनी सप्लाई करने की ताकत है, ये कस्टमर जिनकी इतनी डिमांड है। अब आप बेसिक थीम तो समझ गए होंगे। बेसिकली ये जो कस्टमर्स जिनकी ये डिमांड है, इनको सप्लाई करने का जिम्मा कौन उठा रहा है? ये फैक्ट्रीज। बट मुझे बताओ, कोई भी किसको भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है? नहीं। सपोज मैं अपना एक प्लान शुरू करना चाहता हूं, मेरा एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल, मैं रहता हूं पुणे में, सो रॉ मटेरियल मेरा मुंबई से भी आता है और राजस्थान से भी आता है। मुझे बताओ, मेरे लिए सबसे ज्यादा फिजिबल कौन सा होगा? अगर दोनों मुझे सेम दाम में बेच रहे हैं, वहां पर भी रॉ मटेरियल का पर केजी जो रेट है मुंबई में, वही सेम रेट राजस्थान में है। पर केजी रेट दोनों जगह से सेम है, लेकिन अब मुझे अगर वो रॉ मटेरियल चाहिए तो मेरे लिए सबसे फिजिबल, कन्वीनियंट ऑप्शन कौन है? मुंबई से मंगवाना या राजस्थान से मंगवाना? अगर मैं पुणे में रहता हूं तो डेफिनेटली मुंबई से मंगवाना मेरे लिए इजी है, क्योंकि बहुत पास का डिस्टेंस है, राजस्थान काफी दूर है। ठीक है, तो भला ही दोनों का रेट सेम है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में राजस्थान वाला मुझे लंबा कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन में पूरा लूट लेगा राजस्थान वाला। लेकिन ये क्या है? कम दाम में काम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कितना लगेगा? ना के बराबर। राजस्थान से आने वाले को तो कितना ह्यूज कॉस्ट मुझे ट्रांसपोर्टेशन का पे करना होगा, बाकी का तो छोड़ो, परचेसिंग कॉस्ट, लेकिन इसमें अच्छा खासा लॉस हो सकता है मेरा, प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है मेरा। तो डेफिनेटली एज अ बिजनेसमैन मैं डिसाइड करूंगा कि मैं वहां से मंगवाऊं जहां मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अगर दोनों का रेट ऑफ परचेसिंग सेम है, दोनों का रेट ऑफ सेलिंग सेम है, तो मैं डेफिनेटली वो फैक्टर जो मैं ध्यान में लूंगा चीज ऑर्डर करने के लिए, वो फैक्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और उसी टॉपिक पर पूरा आपका ये चैप्टर है, उसी कंसेप्ट पर पूरा ये आपका चैप्टर है कि क्वेश्चन में आपके पास 3 अलग अलग जगह लोकेटेड फैक्ट्रीज है। इन फैक्ट्रीज को, इन 4 कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करना है, मटेरियल सप्लाई करना है, लेकिन कोई भी किसको भी सप्लाई कर देगा, ये तो गलत बात है, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड है। फिर उसमें हम जो बोलेंगे, हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा एनालिटिकल माइंड, वो यूज करके मतलब क्या? अगर हम किसको कहां से भी कुछ भी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दे, तो हमारे जो हम अब IQ लेवल इस पे अप्लाई करने वाले हैं, मैनेजमेंट माइंड हमारा इस पे अप्लाई करने वाले हैं, उसका फायदा क्या?
ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे अभी मेरा एग्जांपल कहा कि मैं वहां से मंगवाऊंगा जिससे मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं कि चलो यार राजस्थान से आज मन हो रहा है राजस्थान से मंगवा लूं, आज मन मेरा यूपी से हो रहा है यूपी से मंगवा लूं, ऐसा तो नहीं है। मैं पूरी तरह सोचूंगा, समझूंगा, जहां मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा ट्रांसपोर्टेशन का मैं वहां से मंगवाऊंगा। सेम ये चीज है, यहाँ ये 3 फैक्ट्री चारों कस्टमर को कुछ ना कुछ सप्लाई कर सकती है, लेकिन आप कहां से भी कुछ भी सप्लाई नहीं करोगे। आप डेफिनेटली ऐसा सप्लाई स्केड्यूल, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल डिजाइन करोगे जिससे आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए चैलेंज। तो ये 3 फैक्ट्रीज जिनकी इतनी सप्लाई करने की ताकत है, ये 4 वेयर हाउसेस जिनकी इतनी डिमांड है। और ये बात तो हमने देखी ही नहीं है, इतनी सब चीजें मैंने आपको बता दिया। और ये चीज क्या है? ये चीज वही है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करने वाले हो, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये मैट्रिक्स क्या है? यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है, मतलब ये बोलता है आपको कि अगर F1 से W1 एक यूनिट ट्रांसपोर्ट, पर यूनिट यानी क्या, एक यूनिट ट्रांसपोर्ट हुआ तो कंपनी को 19 रुपीज का कॉस्ट है। उसी तरह F1 टू W4 सिर्फ 16 रुपए का कॉस्ट है। हो सकता है शायद W4 F1 के पास में हो, इसलिए W4 से वो कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करता है। F1 थोड़ा दूर, W1 थोड़ा दूर है F1 से, इसलिए उसको ज्यादा करता है। W3 तो F1 से बहुत ही दूर है, इसलिए वो सबसे ज्यादा चार्ज करता है। अगर आप ठीक से देखो तो इस रो में सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सा है? ये, मतलब अगर F1 W3 को एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करे तो 50 रुपया कॉस्ट करता है। वही अगर F1 W4 को एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करे तो 16 में काम खत्म। मतलब वही एग्जांपल हुआ, अगर मैं मुंबई से मंगवाऊंगा पुणे में तो 16 रुपए में काम हो जाएगा, राजस्थान से मंगवाऊंगा तो 50 रुपया पर यूनिट लेगा। तो डेफिनेटली मुझे मुंबई से मंगवाना ज्यादा बेटर है। ये फैक्टर मैंने डिसाइड किया, ये फैक्टर पे मैंने सोचा और उसके हिसाब से डिसीजन लिया, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड से कहीं से भी कुछ भी मंगवा लिया। यही चीज आपने सोचना है, यही चीज आपने समझना है। ठीक है, तो बेसिकली ये है यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक यूनिट ट्रांसपोर्ट हुआ 70 का खर्चा, कहां से? F2 टू W1। 2 हुआ तो 2 इंटू 70, 10 हुआ तो 10 इंटू 70, 100 हुआ तो 100 इंटू 70। तो बेसिकली ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। फिर आप जितना यूनिट जहां से जहां पर ट्रांसपोर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट कॉस्ट। 10 हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 70 इंटू 10। अगर आप F2 टू W1 45 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एक यूनिट का 70 रुपया, तो 45 का 70 इंटू 45। इस तरह से आपको कॉस्ट भी निकालना है टोटल। लेकिन वो आखिरी में, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपके लिए चैलेंज क्या है? वो ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल डिसाइड करना कि भाई कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। F1 से यानी W1 पे जाना चाहिए या W4 पे जाना चाहिए, पहले तो आपने वो डिसाइड करना है, और वो भी कितना यूनिट जाना चाहिए आपने वो डिसाइड करना है। तो बेसिकली फ्रॉम वेयर टू विच लोकेशन हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ट्रांसपोर्टेड, ये है आपका टास्क। कहां से कहां पर कितना क्वांटिटी। लेकिन दोस्तों क्या ये हम बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बस देखेंगे, अरे 16 रुपया थोड़ा कम है चलो यहां से भेज देते हैं, अरे ये 30 रुपया है, 8 रुपया सबसे कम है यहां भेज देते हैं, क्या हम इसी तरह कुछ भी सोचकर चलो एक बार एक काम करते 70 भी थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ेगा लेकिन चलो F2 टू W1 भी भेज देते हैं, F2 टू W4 भी भेज देते हैं, हम इस तरह कुछ भी ट्रायल और एरर मेथड से सोचना है हमें? नहीं, ये चीज तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हमें रैंडमली कुछ भी नहीं सोचना है। हमें एक फिक्स, एक सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाना है जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो ट्रायल एरर मेथड यानी रैंडम मेथड से हमें सोचना नहीं है, अब हमें एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करना है, एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है जो हमें हेल्प करेगी इस हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझ चुका है कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, टीपी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत बार क्लियरली मेंशन होता है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंड, या फिर इसी को प्यार से कहा जाता है IBFS।
तो क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन करेगा फाइंड IBFS, तो उस टाइम पे आपने बस इसके बारे में सोचना है। जो दूसरे टाइप का सॉल्यूशन है वो नहीं सोचना है। और वो क्या है दूसरे टाइप का सॉल्यूशन? वो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी बेस्ट सॉल्यूशन। ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकता हूं काम चलाऊ सॉल्यूशन। ये ऊपरा ऊपरी का काम निपटा देगा। मतलब आपको भूख लगी है, घर जाने में अभी 2 घंटा टाइम है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, घर जाने में अभी 2 घंटा टाइम है आपको, तो 2 घंटा तो आप बस भूख के मारे परेशान नहीं होंगे। कहीं तो बस रुकी है, आप गए, वड़ा पाव खा लिया, कुरकुरे ले लिए वो खा लिए, वेफर्स ले लिए वो खा लिए, ठीक है, जूस पी लिया। मतलब आपने क्या किया है, अभी भाई घर पहुंचने को टाइम है, भूख जोर से लगी है, तो आपने थोड़ा सा काम चलाऊ सॉल्यूशन निकाल लिया, वेफर्स खा लिए, जूस पी लिया, ठीक है। मतलब तब तक के लिए आपको तसल्ली मिली, शांति मिली। जैसे ही 2 घंटे के बाद आप गए, मम्मी को बोला पुरसो, मतलब खाना परोसो। आपको मम्मी ने बढ़िया से शानदार उनके हाथ से बनाया हुआ आपका फेवरेट खाना बनाया और आपने वो खाया। उस जो वेफर्स और जूस पीने से आपकी भूख मिटी थी वो क्या थी? काम चलाऊ, टेम्पररी। मम्मी के हाथों से बनाया हुआ आपका फेवरेट खाना जब आपने खाया वो क्या था? बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के भी ये 2 टाइप के सॉल्यूशन है। एक तो काम चलाऊ सॉल्यूशन यानी ऊपरा ऊपरी का सॉल्यूशन, जो आपको एक बेसिक बता देगा कि भाई ये एक ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल है, लेकिन वो बेस्ट है कि नहीं हमें पता नहीं। बेस्ट सॉल्यूशन के लिए ये है वो मेथड जो हम देखेंगे अलग अलग। चलो शुरू करते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको 3 मेथड से मिला जाता है। एक होती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। देखो टोटल 3 मेथड है, उसमें से पहली है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरी है लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, एंड द लास्ट वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है। सो टोटल 3 टाइप है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, प्यार से इसको कहा जाता है NWCM। दूसरी है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और इसी को एग्जाम में पूछ सकते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे मैट्रिक्स मिनिमा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। लीस्ट कॉस्ट मेथड को ही कहा जाता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड यानी LCM, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड यानी MMM। एंड लास्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन तीनों मेथड में भी सबसे प्रैक्टिकली सबसे बेस्ट मेथड वैम मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है। सो जब इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको बोल रहा है यानी काम चलाओ सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो ये 3 मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है कोई नाम। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड IBFS बाय वैम मेथड तो फिर वैम ही लेना है, बाय LCM मेथड तो LCM ही लेना है। लेकिन क्वेश्चन ने अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा इन तीनों में जो सबसे बेस्ट, प्रैक्टिकली भी सबसे बेस्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे बेस्ट जो मेथड है, जो सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो है वैम मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है। चलो इसकी बात हम करेंगे। अब आते हैं पहले ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन की इकलौती मेथड है मोदी मेथड। मोदी का लॉन्ग फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। मतलब आपको काम चलाओ सॉल्यूशन तो ये 3 मेथड दे सकती है, लेकिन अगर बेस्ट मेथड चाहिए, अगर आपको बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए, तो एक मेथड, उसका नाम है मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब अच्छे दिन यानी अच्छा सॉल्यूशन कौन देगा? मोदी मेथड। ठीक है। तो अब देखो कभी कभार इसी को कहा जाता है स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो अगेन एग्जाम में अगर स्टेपिंग स्टोन ये वर्ड मेंशन हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन वो सेम बात कर रहा है मोदी मेथड की। क्लियर? तो मोदी मेथड की पूरी बात, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की पूरी बात हम करेंगे, लेकिन बाद में।
आज का पूरा सेशन हमें समझना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का काम चलाओ यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो आपको अगर निकालना है तो ये 3 मेथड है, तो वो किस तरह से 3 मेथड अप्लाई करना है और आंसर आपको निकालना है, उस पर आज का हमारा पूरा सेशन है। मोदी मेथड पर पूरा सेशन हमारा बाद में रहेगा, लेकिन आज का सेशन हमारा ये तीनों मेथड पर है। तो देखो दोस्तों, एक थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली आपके पास क्या क्या रहेगी टर्मिनोलॉजी। एक तो वो ओरिजिन रहेंगे, वो फैक्ट्रीज रहेंगी जो मटेरियल सप्लाई करने की ताकत रखती है। एक तो वो कस्टमर्स रहेंगे जिनकी कुछ ना कुछ मटेरियल की डिमांड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा जो आपको बताएगा कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट करने से पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स क्या बताएगा कि एक ओरिजिन से एक कस्टमर तक अगर आप एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हो तो कितना खर्चा है। जैसे मैंने बताया भी F1 टू W1 एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करो 19 का खर्चा है, F2 टू W1 करो 70 का खर्चा है। हो सकता है W1 या F2 से काफी दूर है इसलिए 70 रुपया चार्ज करता है। वही F3 W2 को अगर ट्रांसपोर्ट करे तो 8 रुपया करता है, मतलब बहुत शायद पास में ये F3 और W2। 8 रुपया सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक यूनिट का, फिनिश। तो बेसिकली इतनी टर्मिनोलॉजी है और इस पूरे चैप्टर का थीम, द हार्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, वो डिसाइड करना कि फ्रॉम विच लोकेशन टू वेयर। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू विच लोकेशन और फ्रॉम विच लोकेशन टू वेयर हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ट्रांसपोर्टेड। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा, ये है हार्ट ऑफ द टॉपिक। ये है वो थीम जिस पर आपको पूरे टॉपिक में सोचना है। तो बेसिकली आपके सामने एज अ स्टूडेंट चैलेंज क्या रहेगा इस क्वेश्चन में कि आपको वो डिसाइड करना है, वो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल डिसाइड करना है जो आपको बताएगा कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट हो। मैंने कहा रैंडम मेथड यूज नहीं करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं करना है कि चलो यहां से इतना यूनिट भेज देते, यहां से इतना भेज देते, यहां से इतना भेज देते। आपको साइंटिफिक मेथड यूज करना है जो आपको बताएगी कि यहां से यहां पर इतना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये रहेगा थीम इस टॉपिक का। तो चलो सर आपने बात कर ली ट्रायल एरर मेथड यूज नहीं करना है, साइंटिफिक मेथड यूज करना है, तो कौन सी साइंटिफिक मेथड है, वो रही है। टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइंड IBPFS यानी काम चलाओ सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी बेस्ट सॉल्यूशन। तो IBFS निकालने की ये 3 साइंटिफिक मेथड है, तीनों की तीनों क्या है, साइंटिफिक मेथड है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड जिसी को कहा जाता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एंड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो आज का सेशन हम इन तीनों मेथड पे देखेंगे और जो मेन बेस्ट मेथड है, बेस्ट सॉल्यूशन देती है आपको, वो है मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसी को कहा जाता है स्टेपिंग स्टोन मेथड। इसकी पूरी दुनिया हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आज का सेशन है हमारा इन तीनों मेथड पर। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, इन तीनों मेथड में 2 नेसेसरी कंडीशन है जो आपको हमेशा सेटिस्फाई करना है। आप भला ही नॉर्थ वेस्ट यूज करो, आप लीस्ट कॉस्ट यूज करो या आप वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करो, 2 नेसेसरी कंडीशन जो आपको हमेशा यूज करना है। मतलब क्वेश्चन सामने है और आपको बोला है कि फाइंड IBFS ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट मेथड, तो आप सीधा नॉर्थ वेस्ट मेथड अप्लाई कर दोगे? नहीं। फाइंड IBFS ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो आप क्या सीधा लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर दोगे? नहीं। देखो, आपको अगर नॉर्मली आगे MBA करना है तो 12th के बाद तो आप MBA कर नहीं सकते हो, क्योंकि MBA करने का नेसेसरी क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन चाहिए, बराबर। 12th के बाद आप कितना भी चाहो आप मेरिट में आ जाओ, आप पूरा बोर्ड में टॉप कर लो, लेकिन आपने सोचा चलो मैं 12th के बाद MBA में एडमिशन ले लूंगा, मिलेगी आपको? नहीं, क्योंकि MBA का नेसेसरी क्राइटेरिया है कि आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, तो ही आप MBA कर सकते हो। उसी तरह क्वेश्चन सामने है, आपको डिसाइड करना है बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा बाय यूजिंग दिस 3 मेथड। तो आप क्या सीधा अप्लाई करना शुरू कर दोगे बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट, बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट? नहीं। जैसे आप डायरेक्ट MBA नहीं कर सकते हो 12th के बाद, उसी तरह आप डायरेक्ट ये तीनों मेथड दिए हुए क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई कर सकते 2 कंडीशन को बिना सेटिस्फाई करे।
जैसे MBA करने के लिए आपने एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसी तरह इन तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करना है, इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करना है, तो आपको दो नेसेसरी कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई। पहली कंडीशन है टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई। मतलब देखो क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के हर क्वेश्चन में ये दो चीज तो आपको दी रहेगी, उसकी हमने बात की है, डिमांड सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है ये हमेशा इक्वल चाहिए, टोटल, यानी जो भी जितनी भी 4 कस्टमर की डिमांड दी है टोटल, और जितनी भी 3 कस्टमर का सप्लाई, 3 ओरिजिन का, 3 फैक्ट्रीज का सप्लाई दिया है उसका टोटल, वो इक्वल चाहिए। जब तक वो इक्वल नहीं है आप सीधा बोल नहीं सकते हो बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट या वैम। आपको पहले ये इक्वल करना ही है। वो कैसे करना है अगर नहीं है तो उसकी बात हम करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो कैसे करना है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल वो दूसरी कंडीशन सुन लो। तो पहली कंडीशन टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई, एंड द सेकंड कंडीशन मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज्ड फैक्टर। मतलब मैट्रिक्स कौन से फैक्टर का चाहिए? ऐसे फैक्टर का जो कंपनी हमेशा मिनिमाइज करना चाहती है। एज अ बिजनेसमैन हम हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं। लॉजिकली सोचो, देखो स्टार्ट में मैंने कहा था ये टॉपिक क्या है, लॉजिकल भी है, जितना कंसेप्चुअल है उतना लॉजिकल भी है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कौन से वो फैक्टर है जो हमेशा चाहोगे कि नहीं यार ये तो कम ही करना चाहिए? कॉस्ट, हर कंपनी करती कॉस्ट कटिंग। लॉस तो कोई नहीं चाहता, फिर भी अगर हो ही रहा है तो जितना कम हो उतना आपकी कोशिश रहेगी। सो कॉस्ट, लॉस, एक्सपेंसेस, टाइम रिलेटेड एनीथिंग, फिर वो साइकिल टाइम हो, आइडल टाइम हो, कोई भी टाइम हो, वेटिंग टाइम हो, ठीक है, तो ये मिनिमाइज फैक्टर। ऑलरेडी इसकी बातें हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी की है, ठीक है। सो मिनिमाइज फैक्टर कौन से हैं? क्वेश्चन अगर कॉस्ट का है, लॉस का है, एक्सपेंसेस का है, टाइम का है, ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन अगर ऐसे फैक्टर का है जो आप हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट ये मैट्रिक्स क्या है? इन तीनों मेथड के नेसेसरी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाला है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वैम सिर्फ उसी मैट्रिक्स पे आप अप्लाई कर सकते हो जो मिनिमाइज फैक्टर का है, यानी ऐसे फैक्टर का है जो कंपनी हमेशा रिड्यूस करना चाहती है। यानी कॉस्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में, इस मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बोल दिया? ये सारे यूनिट क्या है? यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका कॉस्ट बढ़े, हर कंपनी चाहेगी वो मिनिमाइज हो, वो रिड्यूस हो। तो हर वो फैक्टर जो आप मिनिमाइज करना चाहते हो, अगर मैट्रिक्स उस फैक्टर का है, यानी मिनिमाइज फैक्टर का है, जिसके एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, तो फिर आप बेशक ये तीनों मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैट्रिक्स मैक्सिमाइज फैक्टर का है, मिनिमाइज है तो बेशक अप्लाई करो, डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो बेशक अप्लाई करो। लेकिन अगर मैट्रिक्स मैक्सिमाइज फैक्टर का है तो मैक्सिमाइज फैक्टर यानी कौन से? प्रॉफिट। अगेन लॉजिकली सोचो, जैसे आपने यहां लॉजिकली सोचा, हर वो फैक्टर जो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं वो मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज के लिए तीनों बेशक अप्लाई होता है। लेकिन हर वो फैक्टर, मैक्सिमाइज फैक्टर यानी क्या? हर वो फैक्टर जो हम बढ़ाना चाहेंगे, हमारे बिजनेस में हम वो चीज बढ़ाना चाहेंगे, जैसे कौन? प्रॉफिट हमेशा बढ़ाएंगे हम, बिना प्रॉफिट का तो कुछ नहीं है। सेल्स हमेशा बढ़ाएंगे, रेवेन्यू, इफिशियंसी, आउटपुट, जिसी को हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हर वो फैक्टर जो हम हमेशा बढ़ाना चाहेंगे, यानी प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू, इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट, अगर मैट्रिक्स इन किसी फैक्टर का है तो ये तीनों मेथड अप्लाई होने से पूरी तरह नहीं बोल देती है कि नहीं भैया हम तो अप्लाई नहीं हो गया। अब ये मैट्रिक्स क्या दिखा रहा है आपको? प्रॉफिट पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट, तो अब हम अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर अब ऐसी केस में क्या करना है? जैसे मैंने कहा कि डिमांड सप्लाई इक्वल है, तो आपको क्वेश्चन ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, आप नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जा सकते हो। मैट्रिक्स मिनिमाइज है तो क्वेश्चन ने आपको अगेन हरी झंडी यानी ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन अगर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है तो क्या करना है, मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। उसी तरह जब मैट्रिक्स मिनिमाइज ना देते हो, अगर मैक्सिमाइज दे दिया है, मैट्रिक्स अगर आपको मैक्सिमाइज दे दिया है, मैक्सिमाइज फैक्टर का दे दिया है, तो फिर आप ये तीनों में से एक भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फिर सर हम क्या करना है इसी केस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा टाइम आने पर, ठीक है। बट फिलहाल ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें जो बेसिक बात है वो समझो, जो ट्विस्ट है वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले आपने पहली कंडीशन कौन सी चेक करनी है, डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। बहुत से स्टूडेंट पहले ये कर लेते हैं, बाद में वो करते हैं। कोइंसिडेंटली कभी कभार वो सही हो जाता है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली, मैं वर्ड भी यूज कर रहा हूं, कोइंसिडेंटली, बहुत टाइम उससे गलती होने के पूरी तरह चांसेस है, बहुत टाइम पूरा सॉल्यूशन उससे बिगड़ सकता है। इसलिए ये दो कंडीशन में भी दो नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहले आपने डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई ही चेक करना है, बाद में मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का है कि नहीं वो चेक करना है। जैसे 12th के बाद आप एमबीए नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्या करना है, कंपलसरी ग्रेजुएशन ही करना है, बाद में कोई एंट्रेंस देनी है। ऐसा भी नहीं कि चलो यार एक काम करता हूं, मैं अभी 12th हुआ है, थोड़ा फ्री हूं, अच्छी खासी पढ़ाई भी हो चुकी है, पहले एंट्रेंस दे देता हूं, बाद में ग्रेजुएशन कर लूंगा। चलता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। वो एंट्रेंस कोई मायने नहीं रखेगी आपके एमबीए के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपने वो पहले दे दिए तो। रूल के हिसाब से पहले आपने ग्रेजुएशन ही करना है, बाद में आपने एंट्रेंस देना है, फिर आपको एमबीए में एडमिशन मिलेगी। उसी तरह रूल के हिसाब से ये तीनों मेथड में अगर आपको अप्लाई करना है तो जो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उसमें भी सीक्वेंस वाइज पहले आपने यही चेक करना है कि टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई, और फिर सेकंड कंडीशन ये चेक करना है कि मैट्रिक्स ऐसे फैक्टर का हो जो हम हमेशा मिनिमाइज करना चाहेंगे, यानी कॉस्ट, लॉस, एक्सपेंस, टाइम एक्सेट्रा। लॉजिकली सोचो, हर वो फैक्टर जो हम रिड्यूस करना चाहेंगे। अगर मैट्रिक्स डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं तो क्या, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर मैट्रिक्स मैक्सिमाइज का है तो क्या, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इन तीनों मेथड के लिए ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप बेशक बोल सकते हो बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट मेथड, बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड, बाय यूजिंग वैम मेथड। और सीक्वेंस में पहले यही चेक करो, फिर ये चेक करो। कोइंसिडेंटली कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए सीक्वेंस भी याद रखो, ठीक है। सो अब इतनी बातें बेसिक लिख लो, और फिर बाद में ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, जिसमें इतना आपको फैक्ट्रीज ने कैपेसिटी बताई है, कस्टमर ने डिमांड बताई है, और ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है। और इनफैक्ट याद रखो, अगर बहुत बार क्वेश्चन में फैक्टर मेंशन नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम मेंशन रहेगा कॉस्ट या प्रॉफिट या जो भी है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई तो रहता ही है, फैक्टर भी रहता है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में फैक्टर मेंशन नहीं रहता है। सिर्फ कितना होता है, सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बस इतना मेंशन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सर यहाँ तो फैक्टर दिया नहीं है, यहाँ नहीं समझ रहा है ये कॉस्ट है, या नहीं समझ रहा है ये प्रॉफिट है, तो हम क्या ले, मिनिमाइज ले या मैक्सिमाइज ले? तो याद रखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन ने फैक्टर नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोल दिया सॉल्व फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग वैम या जो भी, तो बाय डिफॉल्ट वो मैट्रिक्स मिनिमाइज ही है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी क्वेश्चन ने कुछ भी फैक्टर नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट दिस मैट्रिक्स इज मिनिमाइज मैट्रिक्स, फिर वो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट मैट्रिक्स है, बाय डिफॉल्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स है। क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मतलब ये लॉजिकली एज्यूम्ड है कि अगर फैक्टर कुछ दूसरा है तो क्वेश्चन देगा, अगर फैक्टर कुछ नहीं दे रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टॉपिक में जो फैक्टर दिया है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही होगा, क्योंकि बेसिक थीम तो वही है, हमें इस तरह से सप्लाई पैटर्न डिसाइड करना है, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल डिसाइड करना है, जिससे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि हम किसके अंडर में अभी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर के। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट वो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया है कि दिस इज यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स, और कॉस्ट मैट्रिक्स है मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट मिनिमाइज है, ठीक है। तो इतनी सी बेसिक थ्योरी लिख लो कि दो टाइप के सॉल्यूशन है, इनकी ये मेथड, मोदी की भी पूरी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये तीनों मेथड के लिए ये दो नेसेसरी क्राइटेरिया, और बाद में फिर ये मैट्रिक्स लिखना, या जिन्होंने मैट्रिक्स लिख लिया होगा ऑलरेडी उन्होंने वैसे ही रहने दो, इतना थ्योरी लिख लो और बाद में फिर से फ्रेश मैट्रिक्स लिख लो। लिख लो फटाफट, बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा मेथड्स को समझो। एक बार आप मेथड समझ गए फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी।
ओके, तो चलो अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो अब ये आपके सामने ये मैट्रिक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये फैक्ट्रीज जिसकी ये कैपेसिटी, ये कस्टमर्स की डिमांड और ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आपको ये मेथड में ये मैट्रिक्स में 3 सॉल्यूशन लाना है। कौन सा? सबसे पहले तो आज का पूरा सेशन हमारा किस पर है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर। ऑप्टिमम फिलहाल हम नहीं बात करेंगे। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लाने की 3 तरीके हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वैम मेथड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब ध्यान देना कैसा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब अभी जैसे मैंने आपसे कहा था, तीनों में से कोई भी मेथड हो, कोई भी, पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट, टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो चलो मुझे बता दो यार, डिमांड सप्लाई इक्वल है। डिमांड कितनी है? 13, 20, 34। सप्लाई कितना है? 27 एंड 7, 34। मतलब देखो फर्स्ट कंडीशन पूरी तरह सेटिस्फाइड, डिमांड सप्लाई इक्वल। सीक्वेंस वाइज सबसे पहले डिमांड सप्लाई इक्वल है कि नहीं चेक कर लो, और दूसरी कंडीशन मेथड अप्लाई करने से पहले दोनों कंडीशन चेक करो, मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं ये मैट्रिक्स कौन से फैक्टर का है? यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कॉस्ट बाय डिफॉल्ट मिनिमाइज है। हर कंपनी, हर इंसान कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, यानी ये मिनिमाइज फैक्टर है। हर वो फैक्टर जिसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं वो मिनिमाइज फैक्टर है। और अगर मैट्रिक्स ऐसे मिनिमाइज किसी फैक्टर का है तो ये तीनों मेथड आपको ग्रीन सिग्नल देती है अप्लाई करने के लिए। तो चलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, डिमांड सप्लाई इक्वल है, मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर यानी कॉस्ट का है। तो अब हम शुरू करेंगे तीनों मेथड में अप्लाई करना। सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो अब समझो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या है दोस्तों, जैसा नाम है वैसा करो। नाम क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब हमेशा कहा होता है ऊपर। सो ऊपर में यानी ये वाली रो, ऊपर में सबसे पहली रो कहा दिख रही है आपको? ये ऊपर में सबसे कौन सा पॉइंट? वेस्ट। वेस्ट यानी लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बेसिकली आपको डिसाइड क्या करना होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ये चीज हम 10 बार बोल चुका हूं कि कहां से कहां पर कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और सिर्फ वो डिसाइड करने के लिए हम ट्रायल एरर मेथड यानी रैंडमली ना सोचते हुए इन साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे, जो आपको बताएगी कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले अब नॉर्थ वेस्ट मेथड आगे आ गई आपको बताने को कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसमें सबसे रूल के हिसाब से वो क्या करती है? जैसा नाम है वैसा करती है। नॉर्थ यानी सबसे ऊपर और वेस्ट यानी सबसे लेफ्ट। तो सबसे ऊपर यानी ये रो और सबसे लेफ्ट यानी कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। तो सबसे ऊपर में सबसे लेफ्ट पॉइंट यानी कौन सा? 19 यानी कौन सा? F1 to W1। बस यहां पे आप क्वांटिटी रख दो, यहां पे आप क्वांटिटी रख दो। क्वांटिटी रखने का स्टाइल कैसा है? अलोकेशन, जिसको हम बोलते हैं अलोकेट करना। क्वांटिटी रखना यानी क्वांटिटी अलोकेट करना। तो अलोकेशन रखने का स्टाइल कैसा है? तो जिस भी सेल पर, ये सारे क्या है? कॉस्ट सेल्स। तो जिस भी सेल पर आपको अलोकेशन देना है उसका रिस्पेक्टिव सप्लाई चेक करो और उसका रिस्पेक्टिव डिमांड चेक करो। देखो ये अलोकेशन देने का स्टाइल तीनों मेथड में सेम रहेगा, इसलिए सोच समझ के समझो। सबसे पहले नॉर्थ यानी ऊपर, वेस्ट यानी लेफ्ट। तो ये वाला पॉइंट हमें मिला सबसे नॉर्थ और वेस्ट वाला। ठीक है, ऊपर में सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट कौन सा मिला? ऊपर में यानी फर्स्ट रो, और उसमें भी सबसे लेफ्ट यानी 19 मतलब F1 W1। तो अब यहाँ पे अलोकेशन देने का स्टाइल जो कि सब में सेम रहेगा। देखना, जिस भी सेल पे अलोकेशन देना है उसका रिस्पेक्टिव सप्लाई चेक करो, रिस्पेक्टिव डिमांड चेक करो, दोनों में से जो कम है। अब इसका रिस्पेक्टिव सप्लाई ये है फर्स्ट रो का, और फर्स्ट कॉलम का डिमांड 5 है। 5 और 7 में कम कौन है? 5। जो भी कम है यहां रख दो, जो भी कम है यहां पटक दो, फिनिश। ये हुआ अलोकेशन। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि F1 to W1 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा। F1 इस फैक्ट्री से W1 कस्टमर को 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा। देखो हम छोटा क्यों लेते हैं उसके पीछे भी लॉजिक है। F1 भले ही 7 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हमने अलोकेशन कहा देना है 19 पे। 19 पे यानी क्या? F1 to W1। 19 रिप्रेजेंट कर रहा है F1 फैक्ट्री को और W1 वेयर हाउस को। तो F1 भले ही 7 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बट W1 की रिक्वायरमेंट 5 ही है ना, तो उसको जबरदस्ती तो 7 नहीं देगा वो।
जब उसकी रिक्वायरमेंट 5 है तो 5 ही देगा। तो इसीलिए हम लॉजिकली लीस्ट वैल्यू क्यों लेते हैं इन दोनों में से, ये रीजन है कि भला ही डिमांड उसकी सप्लाई करने की ताकत ज्यादा है बट इसको चाहिए सिर्फ 5, तो 5 ही देगा। ठीक है, तो 7 और 5 में यानी रिस्पेक्टिव जहां भी अलोकेट करना है उसके रिस्पेक्टिव सप्लाई और डिमांड में जो कम है, देखो 5 कम था, यहां रख दो। जैसे ही आपने क्वांटिटी यहां रख दी 5, इसका मतलब क्या हुआ, F1 टू W1 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब अब W1 को 5 की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, यस। F1 के पास 7 यूनिट थे बट वो 5 यूनिट W1 को दे चुका है, अब इसके पास कितने बचे, 2। क्या किया, समझ में आया। जैसे ही आपने यहां क्वांटिटी रखी वो क्वांटिटी फिर से रिस्पेक्टिव सप्लाई और डिमांड में से माइनस कर दो। क्वांटिटी पहली बात आपने कैसे रखी, तो नॉर्थ और वेस्ट वो सेल पहले सिलेक्ट किया, वहां पर क्वांटिटी रखने के लिए एक सर्कल बनाया, फिर उसका रिस्पेक्टिव सप्लाई और रिस्पेक्टिव डिमांड चेक करके जो कम है वहां रख दिया। जैसे ही जो क्वांटिटी आपने वहां रखी वो क्वांटिटी अब दोनों में से यानी उसके रिस्पेक्टिव सप्लाई में से भी और रिस्पेक्टिव डिमांड में से भी माइनस कर दो। तो 7 - 5 2 एंड 5 - 5 0। इसका मतलब क्या हुआ, W1 को 5 यूनिट चाहिए थे, F1 से मिल गए, अब उसकी कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, 0। और F1 के पास 7 यूनिट थे, उसमें से 5 यूनिट वो W1 को दे चुका है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट, अब उसके पास अभी भी कितने यूनिट बचे हैं, कैपेसिटी बची है 2 यूनिट्स की। क्लियर। अलोकेशन दे दिया मतलब सब खत्म नहीं हुआ है। अलोकेशन देने के बाद कंपलसरी वो रिस्पेक्टिव सप्लाई में से माइनस किया, 7 - 5 2, डिमांड में से माइनस किया 5 - 5 0। और देखना 100% एक कुछ ना कुछ 0 आपको मिलेगा। हो सकता है कभी कभार दोनों 0 मिल जाए, यहां पर भी 7 यहां पर भी 7, तो 7 और 7 यहां 7 रख दिया तो दोनों 0 हो गए, या फिर दोनों जगह 5 रहता मैं यहां 5 रख देता था, दोनों 0 हो गए। लेकिन कम से कम एक तो 0 पक्का मिलेगा, एक तो सप्लाई या फिर डिमांड। एक तो डिमांड 0 हो जाएगी या सप्लाई 0 हो जाएगा, और जो चीज 0 हुई, जैसे यहां पे कौन 0 हुआ है, डिमांड यानी W1, जो चीज 0 हुई है उसको कट करो, उसको कट करो ताकि आगे कंफ्यूजन ना बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ भैया, W1 के 5 यूनिट उसको मिल गए, अब W1 आउट ऑफ रेस है, आउट ऑफ फोकस है। ठीक है, अब उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, वो सेटिस्फाइड है, निकल गया। ठीक है, तो फिर से एक बार शॉर्ट में सुन लो। नॉर्थ वेस्ट यानी सबसे नॉर्थ में यानी ऊपर में सबसे वेस्ट लेफ्ट पॉइंट आपने सिलेक्ट किया, वहां अलोकेशन देने के लिए उसका रिस्पेक्टिव सप्लाई डिमांड चेक किया, जो कम है रख दिया। जैसे ही रखा तुरंत वो क्वांटिटी सप्लाई में से भी और डिमांड में से भी माइनस की। ऐसी केस में एक पक्का 0 होगा, एक तो कॉलम होगा या रो होगी, जो भी 0 हुआ उसको कट करो। इस बार कॉलम हुआ है, हमने कट कर दिया। और जैसे ही एक चीज आपने कट की फिर से फ्रेश खेलो, नॉर्थ वेस्ट खेलते रहो, जैसा नाम है वैसे खेलते रहो। फिर से एक चीज कट होगी फिर से खेलो, फिर से एक चीज कट होगी फिर से खेलो, खेलते रहो आखिरी तक। सो अगेन अब फिर से नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ कौन बचा है, अगेन ऊपर की रो, नॉर्थ यानी ऊपर और वेस्ट यानी, अब देखो ये पॉइंट तो हम कट कर चुके हैं। कट करने का रीजन ही है कि भाई अब ये पूरा कॉलम आउट ऑफ रेस है, अब इसको मैट्रिक्स में ना के बराबर एज्यूम करो, अब ये मैट्रिक्स में आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, सो नॉर्थ यानी अब ये पूरी रो और उसमें भी वेस्ट यानी क्या, ये तो कट हो गया है, तो वेस्ट यानी सबसे लेफ्ट कौन है, 30। सो ऊपर ये तीनों पॉइंट थे उसमें सबसे लेफ्ट है 30, क्योंकि ये अब जा चुका है कट। सो चलो अगेन यहाँ पे अलोकेशन दो। अलोकेशन देने का स्टाइल आपको पता है, रिस्पेक्टिव डिमांड है 8 और रिस्पेक्टिव सप्लाई कितना है 2। अब 7 मत बोलना क्योंकि हमने रिवाइज्ड सप्लाई लिखा है, ये हम डैश करके जो स्लैश करके जो लिखते वो क्या, उसका रिवाइज सप्लाई, कि भाई 7 में से 5 दे चुका है, अब कितने बचे 2। तो जब F1 टू W2 ट्रांसपोर्ट करना है तो W2 को भला ही 8 चाहिए, लेकिन F1 सिर्फ 2 दे सकता है, तो आप जबरदस्ती तो कहीं से लाओगे नहीं। 8 भला ही इसको चाहिए लेकिन है आपके पास अगर 2, तो जितना है उतना दो। सो 2 यूनिट। तो रूल क्या है हमारा, जहां भी अलोकेशन देना है इस पर अलोकेशन देना है, F1 टू W2, इसका रिस्पेक्टिव सप्लाई देखा, रिस्पेक्टिव डिमांड देखी, दोनों में से जो कम है लिख दिया। सो 2 और 8, कम कौन है 2। जैसे यहां क्वांटिटी लिखी, अगला रूल क्या है, ये क्वांटिटी डिमांड में से भी माइनस करो, मतलब भाई W2 को 8 चाहिए थे, 2 मिल गए, सो 8 - 2 6, और सप्लाई में से भी माइनस करो 0। और मैंने कहा एक चीज पक्का 0 होगा, तो F1 के पास 7 थे उसमें से 5 गए, 2 बचे, यहां पे 2 गए, 0 बचे, और जो 0 हुआ उसको कट करो।
ठीक है, तो फिर से नॉर्थ वेस्ट में क्या किया हमने, हमें नॉर्थ वेस्ट पॉइंट मिला 30, रिस्पेक्टिव सप्लाई डिमांड चेक किया, 8 और 2 में कम था 2 लिखा, 2 माइनस किया, 8 में से 6 मिला, 2 माइनस किया, 2 में से 0 मिला। ठीक है, सो जो 0 हुआ वो कट, और फिर से क्या खेलो, फ्रेश नॉर्थ वेस्ट। ये मेथड मेरे साथ करते रहो आप भी। हाँ, पूरा मैं बोल दूंगा चलो अब लिख लो, फिर मत लिखना, ये मेथड मेरे साथ करते रहो, तो आप आखिरी में आपको सब ये कट 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 वाला मैट्रिक्स दिखेगा और आपको समझेगा ही नहीं कि कहाँ पे अलोकेशन सर ने पहले किया, कहाँ दूसरा नंबर था, कहाँ तीसरा था। ठीक है, तो मेरे साथ ये करते रहो। चलो अब तक चाहे तो अब जिसने नहीं किया होगा उन्होंने करना शुरू कर दो, एक मिनट लो और कर दो। सबसे पहले मैंने नॉर्थ वेस्ट 19 लिया, यहाँ 5 लिया क्योंकि 7 और 5 में कम था 5 माइनस 5 0 लिखा, 7 माइनस 5 2 लिखा, जो 0 हुआ वो कट। फिर से नॉर्थ वेस्ट मिला मुझे 30, यहाँ 2 था, यहाँ 8 था, 2 लिखा मिनिमम। सो जैसे 2 लिखा, 8 माइनस 2 6 एंड 8 माइनस 2 6 हो गया एंड 2 माइनस 2 0 हो गया, जो 0 वो कट। लिख लो इतना। ठीक है, चलो फिर से नॉर्थ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ में ऊपर की लाइन कट चुकी, जो कट हुआ है ना उसको इग्नोर करो। कट करने का रीजन ही है कि अब आप उसको ध्यान मत दो, उसका मैटर क्लोज हो चुका है, वो सेटिस्फाइड हो गया है, तो अब उसका कोटा फुल हो गया F1 का। अब नॉर्थ कौन बचा, ऊपर का तो पूरा कट हो गया, अब नॉर्थ बचा ये वाली रो, और उसमें वेस्ट यानी सबसे लेफ्ट पॉइंट कौन सा है, ये। सो इस रो में सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट यानी 30, अब उसका रिस्पेक्टिव सब डिमांड है 6, इसका रिस्पेक्टिव डिमांड 6 और इसका रिस्पेक्टिव सप्लाई 9, तो 9 और 6 में सबसे कम कौन है, 6, जो कम है यहां रख दो। अगेन वही चीज की आपने, नॉर्थ यानी ऊपर की रो ये कट गया इसलिए, और वेस्ट यानी 30, रिस्पेक्टिव डिमांड, अब रिवाइज डिमांड कितना है 6, सप्लाई है 9, दोनों में से जो कम है रख दिया। जैसे रखा क्या किया, अगेन रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई में से माइनस करो। सो 9 माइनस 6 3, 9 में से 6 यूनिट गए बचे 3, एंड 6 में से 6 के 6 मिल गए बचे 0, और जो 0 है वो कट करो। सो 9 माइनस 6 3 एंड 6 माइनस 6 0, जो 0 कट। फिर से फ्रेश खेलो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ कौन है अगेन, ये वाले 2 पॉइंट सबसे ऊपर के, और वेस्ट यानी 40। सो यहाँ रिस्पेक्टिव सप्लाई 3, डिमांड 7, दोनों में से कम कौन है 3, सो 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4, करते रहो मेरे साथ। ठीक है, सो यहाँ रिवाइज कितना बचा था 3, और यहाँ थे 7, तो दोनों में से कम था इस नॉर्थ वेस्ट पॉइंट पर 3, तो 3 रखा, 7 माइनस 3 4 एंड 3 माइनस 3 0, जो 0 वो कट। अगेन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ कौन है, ये दोनों पॉइंट, अब ऊपर के यही बचे, बाकी तो सब कट है। उसमें से भी वेस्ट कौन है 70, सो यहाँ है सप्लाई 18, डिमांड है 4, सो जो कम है रख दो 4, सो 4 माइनस 4 0। जैसे एलोकेशन दिया ये चीज बिना भूले करो, नहीं तो बहुत आगे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो बिना भूले करो। जैसे एलोकेशन दिया रिस्पेक्टिव डिमांड में से माइनस, 4 माइनस 4 0, एंड रिस्पेक्टिव सप्लाई में से भी माइनस, दोनों साइड से माइनस करो। 18 माइनस 4 14, और जो 0 हुआ वो कट। एंड द लास्ट पॉइंट, अब तो नॉर्थ वेस्ट क्या बचा, एक ही पॉइंट बचा है, बाकी तो पूरा मैट्रिक्स कट हो गया है। तो लास्ट पॉइंट इज 20, यहां पर भी 14, यहां पर भी 14, रख दो 14। 14 माइनस 14 0, मतलब इसको देखो 14 यूनिट बचे थे आखिरी में, वो 14 यूनिट भी क्या हो गए, निकल लिए। तो अब इसके पास कोटा पूरा नील हो गया, और W4 को भी कितने यूनिट चाहिए थे 14, तो उसको भी 14 यूनिट मिल गए F3 से, इसलिए वो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, यानी सेटिस्फाइड। सो लास्ट यूनिट बचा था 20, यहां पर भी बचे थे 14 और यहां पर भी बचे थे 14, दोनों में से जो कम है रख दो, कम ज्यादा कुछ है ही नहीं, दोनों इक्वल है। तो यहाँ आपने 14 रख दिया, तो 14 अगेन एज पर द रूल, जो अलोकेटेड क्वांटिटी है सप्लाई में से माइनस किया 0 मिला, डिमांड में से माइनस किया 0 मिला, हर चीज सेटिस्फाइड हो गई। देखो F1 भी पूरा नील हो गया, F2 भी नील हो गया, F3 भी नील हो गया। एट द सेम टाइम W1 भी फुलफिल हो गया रिक्वायरमेंट, W2 का भी फुलफिल, W3 का भी फुलफिल, W4 का भी फुलफिल। और ये हमेशा आपको मिलेगा, ये हमेशा आपको मिलेगा अगर ये पहली वाली कंडीशन आपने सेटिस्फाई की है। तो डिमांड और सप्लाई अगर उस क्वेश्चन का इक्वल है तो आखिरी में हर चीज नील और हर डिमांड फुलफिल होगी, हर सप्लाई नील और हर डिमांड फुलफिल होगी, यानी 0 0 0 0 0 0 मिलना ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये अगर फर्स्ट कंडीशन आपने सही देखी है तो ये आखिरी में आपको इस तरह बैलेंस सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर आखिरी में 14 लिखा आपने, फिर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब इसको भी कट कर दे। कर दो, कट करना है तो कर दो। यहां तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हुआ ना। बेसिकली कट करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मतलब ये नहीं है मर्जी या फिर बोलो हमारी चाह। कट तो हम क्यों कर रहे हैं, आगे हमारा कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए हम स्टार्ट से जो जो चीज नील होती है, डिमांड नील हुआ तो कॉलम कट, सप्लाई नील हुआ तो रो कट, आगे कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए जो जो चीज नील होती है या फुलफिल होती है हम उसको कट करते हैं। आखिरी में हम यहाँ पे मिल गए, बट ये तो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, इसको कट करना है तो आप कट करो, एक मार्क भी इधर उधर नहीं होगा, और जिसने कट नहीं भी किया उसका भी एक मार्क इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि कट करना ये कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो ये 0 0 हो गया कि इसको ये दोनों कट करना है कर दो, जो 0 है उसको हम कट करते हैं, करना है कर दो, नहीं करना है तो भी ऐसे ही रखो। बट हाँ डेफिनेटली अगर ये कंडीशन आपने स्टार्ट में चेक की है, सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको आखिरी में सब इसी तरह बैलेंस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जहां पूरी सप्लाई भी नील हो जाती है और पूरी डिमांड भी फुलफिल हो जाती है, तो ये बैलेंस सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब आखिरी में क्या करो, आखिरी में नॉर्थ वेस्ट मेथड का एक और टेबल बना लो। ये मैट्रिक्स देकर कभी भी मत छोड़ना कि भाई सर ये मैट्रिक्स हमने बना लिया अब ये सॉल्यूशन है। ये डेफिनेटली सॉल्यूशन है, बट इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। सॉल्यूशन यही है जो आपने ढूंढा है, बट बस आपने एग्जामिनर पे यही छोड़ दिया कि बस भाई एग्जामिनर अब चेक कर लेगा कहां से कहां पर कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, ये नहीं चलेगा। ये तो आपने एक ढांचा बनाया है, अब इस ढांचे को एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में लिखो, इस ढांचे को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, जिससे एग्जामिनर को देखते ही क्लिक हो जाए कि हाँ यहां से यहां पर इतना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये आप बोलना चाहते हो, और इससे टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है ये भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, तो हमेशा ये मैट्रिक्स बनाकर एग्जामिनर पे छोड़ मत दो समझने के लिए, ये मैट्रिक्स बनाकर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखो, इसका जो कंक्लूजन है वो लिखो, और वो दो एग्जामिनर को चेक करने के लिए। मतलब ये तो डेफिनेटली रहेगा आपके आंसर शीट में, बट मेन एग्जामिनर इस पर फोकस करेगा कि यार हाँ ये वो स्टूडेंट बोलना चाहता है जो इस चैप्टर का थीम है कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो ये स्टूडेंट आपको इस टेबल से बोलना चाहेगा कि यहां से यहां पर इतना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और इस ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल के चक्कर में टोटल कॉस्ट कितना, वो भी उसको दिखाओ। तो कैसे, चलो देखो। सबसे पहले क्या दिया है आपको, फैक्ट्रीज कैसे बनाना है, कैसे देना है, लास्ट सॉल्यूशन, आखिरी टेबल कैसे बनाना है वो देख लो। फैक्ट्रीज कहां से किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, कस्टमर को। यहां पे आप लिखोगे ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी, और यहां आप लिखोगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कस्टमर ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट, ये वो स्ट्रक्चर। सो फैक्ट्री F1 कहां पे भेज रहा है, देखो जहां जहां ये सर्कल आया है ना, यहां जहां जहां आपने क्वांटिटी लिखी है सर्कल में, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल, वो है आपके अलोकेटेड सेल। तो दिखा दो F1 टू, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है अलोकेटेड सेल। F1 टू W1 कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट हुआ, 5, मतलब जो आपने सर्कल फॉर्म में लिखा है वो। तो F1 टू W1 5, अगेन F1 से ही W2 पे 2, अगेन अब F1 किसी को नहीं दे रहा है, F2 टू W2 6, जो सर्कल में आपने क्वांटिटी लिखी हुआ एज इट इज लिख दो। F2 आगे और W3 को दे रहा है 3 यूनिट, देन आगे F3 दे रहा है W3 को 4 यूनिट, एंड द लास्ट F3 दे रहा है W4 को 14 यूनिट। ठीक है, तो ये हुआ एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कहां से कहां पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में दे दिया, और इस चक्कर में टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो देखो ये चीज तो मैं आपको पहले बोल चुका था कि ये मैट्रिक्स क्या है, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, कि भाई यहां से यहां पर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट हुआ तो 19 का खर्चा है, यहां से यहां पर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट हुआ तो 70 का खर्चा है, ये एक एक यूनिट का खर्चा है। तो आपने कितना कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट किया आपको पता है, तो मल्टीप्लाई कर दो उस क्वांटिटी को उसके यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से। मतलब एक क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हुई तो 19 का खर्चा है, तो 5 हुई तो कितना, 19 इंटू 5। F1 टू W2 एक ट्रांसपोर्ट हुई तो 30 का खर्चा है, तो 2 हुई तो कितना, 30 इंटू 2। तो बस
टोटल कॉस्ट आप हमेशा कैसे निकालोगे, जो क्वांटिटी आपने ट्रांसपोर्ट की है उसको उसके यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 5 इंटू 19 95, 2 इंटू 30 60, 6 इंटू 30 180, 3 इंटू 40 120, 4 into 70 280 and the last 14 into 20 280 again। so देख लो फाइनल कॉस्ट कितना आया, 5 1015 इज द आंसर। मतलब इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है, 1015। और किस स्केड्यूल का, तो ये रहा स्केड्यूल, कहां से कहां पर कितना ट्रांसपोर्ट होगा ये आपने लिख दिया इस सिस्टमेटिक टेबल के फॉर्म में। तो हमेशा नॉर्थ वेस्ट हो, लीस्ट कॉस्ट हो या वैम हो, आखिरी में जब पूरा सॉल्यूशन पूरा ढांचा आपका बन जाएगा तो ये आपको बताएगा कहां से कहां पर कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो आप दिखाओगे इस सिस्टमेटिक टेबल पे। फैक्ट्रीज मतलब फ्रॉम टू कस्टमर्स, कौन से कस्टमर पे कितना ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट लिख लो। तो ये थी फर्स्ट मेथड। अब दूसरा हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। दूसरी मेथड हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेम क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब पहले वो टेबल लिख लो, तब तक मैं फ्रेश मैट्रिक्स फिर से लिख लेता हूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे हमें अप्लाई करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आया 1015। अब देखते हैं लीस्ट कॉस्ट से कितना आता है, वैम से कितना आता है। ठीक है, तो चलो अब अगेन इस पूरे चैप्टर में आप मेरे साथ करते रहो। नॉर्मली मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ बाद में करने के लिए, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि अगर मैं बाद में टाइम दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी अलोकेशन कब आया और कब गया। ठीक है, तो मेरे साथ करते रहो। अगेन लीस्ट कॉस्ट मेथड भी अगर आपको अप्लाई करना है तो कोई भी हो, मैंने कहा था वैम हो, लीस्ट कॉस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, पहले वो दो कंडीशन चेक करो ही। तो एक तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, डिमांड और सप्लाई तो इक्वल है 34, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। और वो सेम मैट्रिक्स है जो हमने नॉर्थ वेस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो आपने देखा था वो मैट्रिक्स किसका है, कॉस्ट मैट्रिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो कॉस्ट मैट्रिक्स मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, मिनिमाइज्ड। तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो हमने नॉर्थ वेस्ट के लिए अप्लाई किया, सेम क्वेश्चन हम अप्लाई कर रहे हैं अब लीस्ट कॉस्ट के लिए, वही क्वेश्चन हम देखेंगे वैम के लिए। तो ये दो कंडीशन आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो उस क्वेश्चन में कि डिमांड सप्लाई इक्वल थी, जो सेटिस्फाइड होगी फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड मैट्रिक्स मिनिमाइज था, क्योंकि मैंने कहा था कौन सा फैक्टर दिखाया था मैंने यहाँ पे आपको, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी मिनिमाइज। तो एज पर द रूल कोई भी मेथड हो, लीस्ट कॉस्ट, वैम या नॉर्थ वेस्ट, पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं इसी सीक्वेंस में तसल्ली कर लो और उसके बाद मेथड अप्लाई करो। ठीक है, तो चलो अब शुरू करो। जैसे नॉर्थ, अब शुरू करते एलोकेशन देना। मेन थीम क्या है आपको समझ गई, एलोकेशन देना यही सबसे बड़ी थीम है। तो नॉर्थ वेस्ट की अपना एक लॉजिक था एलोकेशन देने का, लीस्ट कॉस्ट का अपना एक अलग फंडा है।
नॉर्थ वेस्ट आपको बोलता था कि नॉर्थ यानी सबसे ऊपर और वेस्ट यानी लेफ्ट पॉइंट पर एलोकेशन दे दो, जैसे नाम था ऐसे खेलो। लीस्ट कॉस्ट भी वही बोलता है, जैसे नाम है वैसे खेलो। नॉर्थ और वेस्ट पे एलोकेशन देने को नहीं बोलता है। लीस्ट कॉस्ट क्या बोलता है, जैसे नाम है वैसे खेलो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में भी आपने वही किया, जैसे नाम था वैसे किया। यहां पर भी देखो नाम क्या है, लीस्ट कॉस्ट। या फिर इसी को मैंने कहा था दूसरी मेथड क्या बोलते हैं, इसी को मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। सो लीस्ट कॉस्ट मेथड या उसी का दूसरा नाम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। जैसे नाम है ऐसा खेलो, पूरे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मिनिमा सबसे मिनिमम एलिमेंट पकड़ो और वहां पे एलोकेशन छोड़ दो। मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट पकड़ो, वहां एलोकेशन दे दो। या फिर उसी को बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉस्ट देखो और वहां एलोकेशन दे दो। तो शुरू करो, जैसे नाम है, इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा दिख रहा है, 8। बस याद है दो एलोकेशन। और मैंने कहा था एलोकेशन देने का स्टाइल तीनों मेथड में सेम है, कि जहां पर भी एलोकेशन देना है, सिर्फ एलोकेशन सिलेक्ट करने के लिए जो सेल का रूल है वो अलग है तीनों मेथड का। एलोकेशन देने के लिए हमें कोई तो एक सेल सिलेक्ट करना होता है, कॉस्ट सेल। तो तीनों मेथड का वो कॉस्ट सेल सिलेक्ट करने का रूल अलग है, बाकी एलोकेशन देने का स्टाइल सेम। नॉर्थ वेस्ट कैसे सिलेक्ट करता है, नॉर्थ यानी ऊपर में सबसे लेफ्ट वाली सेल। लीस्ट कॉस्ट कैसे सिलेक्ट करता है, तो पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो सेल। वैम की भी अपना एक अलग फंडा है, वो हम देखेंगे। तो पूरे मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट है 8, यहाँ एलोकेशन दे दो। एलोकेशन देने का स्टाइल आपको पता है, जहां पे भी एलोकेशन देना है उसका रिस्पेक्टिव सप्लाई और रिस्पेक्टिव डिमांड चेक करो, दोनों में से जो कम है लिख दो। लेकिन लिख के कुछ नहीं हुआ, लिख के आगे और क्या करना है, जो क्वांटिटी हमने लिखी वो तुरंत उसके रिस्पेक्टिव सप्लाई 18 - 8 10 और डिमांड 8 - 8 0 में माइनस कर दो। तो रिस्पेक्टिव सप्लाई में माइनस करके रिवाइज्ड सप्लाई कितना मिला, F3 का 10। 18 थे, 8 यूनिट वो W2 को दे चुका है, बचे 10। और W2 को 8 चाहिए थे, 8 मिल गए। तो इसकी रिक्वायरमेंट अब कितनी बची, 0। और रूल क्या है, आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो 0 होता है उसको कट करो। और जैसे एक चीज, एक रो या कॉलम कट होने के बाद आप फ्रेश नॉर्थ वेस्ट देखते थे, उसी तरह यहाँ पे फ्रेश लीस्ट कॉस्ट देखो। तो इस पूरे मैट्रिक्स में अब लीस्ट कौन बचा है, इस पूरे मैट्रिक्स में लीस्ट है 16। चलो दे दो एलोकेशन। 7 14 सबसे कम कौन है, 7। जो कट हो गया उसको जब हम नॉर्थ वेस्ट में भी इग्नोर करते थे, यहाँ पे भी इग्नोर करो। कट करने का रीजन ही वो है। तो जो बचा उसमें सबसे लीस्ट है 16। यहाँ पे आपने देखा नॉर्थ रिस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई 7, डिमांड 14, दोनों में से जो कम है रख दिया। जैसे रखा तुरंत उसको माइनस कर दो। 14 - 7 7, डिमांड में से माइनस करो, सप्लाई में से भी 7 - 7 0, और जो 0 हुआ वो कट। जैसे कुछ कट हुआ फिर से फ्रेश नॉर्थ वेस्ट फ्रेश लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमा। तो जो कटे उसको इग्नोर करो, जो बचे उसमें सबसे मिनिमम 20। रिस्पेक्टिव सप्लाई, रिवाइज सप्लाई कितना है यहाँ पे 10, रिवाइज डिमांड कितनी है 7। ये 18 और 14 इग्नोर करो, रिवाइज कितना आया है 10, रिवाइज कितना आया 7। 10 और 7 में सबसे कम 7। 10 कैसे आया था, तो यहाँ पे 8 गए थे, इसलिए 18 - 8 10। 7 कैसे आया, तो यहाँ पे 7 गए थे, 14 - 7 7। दोनों में से जो सबसे कम है 10 7 में, वो यहाँ रख दिया 7, और 7 - 7 0। उसी तरह 10 - 7 3। ठीक है ना, जो क्वांटिटी रखी तुरंत इसमें से माइनस की, तुरंत इसमें से माइनस की, और जो 0 हुआ वो कट करो। करते रहो, मेरे साथ करते रहो, जो 0 वो कट। अगेन जो बचा है कॉस्ट, उसमें से सबसे लीस्ट देखो, तो सबसे लीस्ट कौन है 40। सबसे लीस्ट देखो, इस बार अब एक नई चीज आप सीखने जा रहे हो। सबसे लीस्ट कौन है 40, लेकिन यहां पर 40 रिपीट हो गया। 40 यहां पर भी है, 40 यहां पर भी है, यहां 40 क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो देखो दोस्तों, एक रूल है कि जब जब देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट, यहां पे टाई हो गया ना, देखो सब इन 4 आइटम में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन है 40। अब आप सोचोगे सर हम ये 40 ले या ये 40 ले। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप चाहे जो लीस्ट कॉस्ट टाई होने के बाद, जैसे 40 में टाई हो गया, टाई होने के बाद जो भी कोई लीस्ट कॉस्ट ले लो, फाइनल आंसर डिक्टो सेम आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में चीजें बदल जाती है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि जिसने ये 40 लिया किसी स्टूडेंट ने बिना सोचे समझे, तो भी वही आंसर आना है,
या फिर कोई स्टूडेंट ने अगर ये 40 लिया तो भी वही आंसर आना है। ये क्वेश्चन उस टाइप का है कि जहां पर टाई हो गया तो आप कोई भी कॉस्ट ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर टाई हुआ है, आप कोई भी कॉस्ट ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने कहा है वो किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं। तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपने बराबर एक जो रूल अब मैं बताने वाला हूं उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। और इसलिए इनफैक्ट उन्हीं क्वेश्चन पे नहीं, जब भी अब टाई होगा हम वो इग्नोर करेंगे कि यार ये क्वेश्चन पे फर्क पड़ने वाला है या नहीं। मैंने कहा क्योंकि कोई स्टूडेंट बोलते सर हमने तो रूल सेटिस्फाई नहीं किया फिर भी आंसर सेम आया। तो वाकई में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लकीली कोइंसिडेंटली फर्क नहीं पड़ा बिना रूल सेटिस्फाई किए। आपने रैंडमली जहां पर भी लीस्ट कॉस्ट में टाई हुआ है कोई भी एक लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट कर लिया और उस पर अलोकेशन दे दिया, तो लकीली वो दोनों केस सही आई, सेम आई। बट ये लकीली है, ये कोइंसिडेंटली है। जैसे मैंने कहा कुछ कुछ क्वेश्चन आपका बिगड़ सकते हैं, ठीक है, और उससे आपका भी बिगड़ सकता है, जो मार्क्स आने वाला था, स्कोर आने वाला था, वो बिगड़ सकता है। तो इसीलिए अब जब भी क्वेश्चन में लीस्ट कॉस्ट में टाई होगा आप भूल जाओगे कि ये क्वेश्चन फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाले टाइप का है। अब वो फर्क पड़ने वाले टाइप का हो या ना पड़ने वाले टाइप का हो वो आप इग्नोर करो, आप हमेशा इस रूल को सेटिस्फाई करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन, देखो अब तक हम बहुत स्मूथली जाते गए, पहले 8 मिला, फिर 16 मिला, फिर 20 मिला। अब जो बचा है रूल हम अलोकेशन देते रहे, रूल सेटिस्फाई करते रहे, कटवट करते रहे, बट जो अब कॉस्ट बचे हैं उसमें आप देख रहे हो टाई हो गया, यहां पर भी 40, यहां पर भी 40 है, ठीक है। तो अब जब लीस्ट कॉस्ट में टाई होगा रूल बोलता है कि वो लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करो जहां आप मैक्सिमम क्वांटिटी अलोकेट कर सको, ठीक है। जैसे ये दो लीस्ट कॉस्ट में टाई हुआ, दोनों लीस्ट कॉस्ट पे चेक करो आप क्वांटिटी कितना अलोकेट कर सकते हो। अब क्वांटिटी कितना अलोकेट कर सकते हो ये रूल तो आपको पता है कैसे करना है। जैसे अगर मैं ये 40 लूं तो यहां 9 और 7 क्वांटिटी अलोकेट करने का तरीका क्या है, रिस्पेक्टिव सप्लाई डिमांड चेक करो, दोनों में से जो कम है यहां रख दो। अगर मैं ये 40 लूं तो यहां 7 लिख सकता हूं, अभी फिलहाल कोई मत लिखो। तो अगर मैं ये 40 लूं तो यहां 7 लिख सकता हूं, और अगर मैं ये 40 लूं तो अगेन यहां अलोकेशन देने का स्टाइल रिस्पेक्टिव सप्लाई, रिवाइज सप्लाई कितना है 3 एंड रिस्पेक्टिव डिमांड 5, दोनों में से जो कम है रख दो। तो अब जो आइटम बचे हैं इसमें लीस्ट कॉस्ट निकला 40, लेकिन 40 दो जगह हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे 3-3, 4-4 जगह है। तो कोई टेंशन नहीं, अब जब लीस्ट कॉस्ट में टाई होगा ये रूल को सेटिस्फाई करो कि व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट ऑलवेज सिलेक्ट दैट कॉस्ट फर्स्ट, हमेशा वो लीस्ट कॉस्ट पहले सिलेक्ट करो वेयर वी कैन अलोकेट मैक्सिमम क्वांटिटी। वो लिस्ट कॉस्ट जहां पर हम मैक्सिमम क्वांटिटी अलोकेट कर सके वो चेक करो, और वो मैक्सिमम क्वांटिटी वाले लिस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करो, उसको पहले अलोकेशन दो। तो देखो मैंने चेक किया, ये 40 पे मैं सिर्फ 3 क्वांटिटी अलोकेट कर सकता हूं। अलोकेशन का रूल आपको बताया, डिमांड सप्लाई चेक करो, जो कम है पटक दो। ये 40 पर मैं 7 यूनिट अलोकेट कर सकता हूं। तो मुझे बताओ इन दो 40 में टाई हुआ तो एज पर द रूल वो लिस्ट कॉस्ट हमने पहले लेना चाहिए, वो लिस्ट कॉस्ट पर अलोकेशन हमने पहले देना चाहिए जहां मैं मैक्सिमम क्वांटिटी लिख सकता हूं। तो पिक्चर आपके सामने है, इस 40 पर मैं सिर्फ 3 लिख सकता हूं, इस 40 पर 7 देख सकता हूं, तो मैक्सिमम में कहां लिख पा रहा हूं, इस 40 पर। इसलिए मैं ये 40 को पहले इग्नोर करूंगा, वो 40 जहां मैं कम क्वांटिटी लिख पा रहा था सिर्फ 3 उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, जहां मैं ज्यादा लिख पा रहा हूं 7 इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, खत्म। सो 40 या 7, अगेन 9 7 में से जो कम है 7 लिख दिया। तो आगे का रूल आपको पता है, 9 - 7 2, 7 - 7 0, जो 0 वो कट। तो वो रूल क्या था बेसिक, वो लिख लो, व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट देन always select that least cost first where we can allocate maximum quantity। ठीक है, ये बिल्कुल इसको एज अ थंब रूल बोलकर लिख लो।
व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट, फिर वो 2 हो 4 हो 10 हो, व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट देन ऑलवेज सिलेक्ट दैट लीस्ट कॉस्ट फर्स्ट, उस लीस्ट कॉस्ट को हमेशा पहले सिलेक्ट करो वेयर, जहां पर वी कैन अलोकेट मैक्सिमम क्वांटिटी, जहां पर हम मैक्सिमम क्वांटिटी अलोकेट कर सके। ठीक है, सो जैसे इस 240 में टाई हुआ, यहां मैं 3 रख पा रहा था अलोकेशन, यहां 7 रख पा रहा था, तो मैंने 7 को सिलेक्ट किया जो मैक्सिमम है। जैसे 7 किया, फिर आपको रूल पता है, रिस्पेक्टिव सप्लाई में से माइनस, डिमांड में से माइनस, जो 0 हुआ वो कट। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्या खेलते रहना है, जैसे कोई चीज कट हुई, रो या कॉलम कट हुआ, क्या खेलना है, लीस्ट कॉस्ट। तो लीस्ट कॉस्ट क्या है इसमें से, 40, तो इसलिए अगेन 70 और 40, बस 2 ही आइटम बचे, बाकी तो सब कट हो गए, तो उसमें लीस्ट है 40, यहाँ पे है 3 अलोकेशन देने का स्टाइल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, जो कम है रख दो, तो 3, तो तुरंत जैसी क्वांटिटी लिखी 5 - 3 2, 3 - 3 0, जो 0 वो कट। देखो ये चीज नहीं करोगे तो बाद में कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए ये करना जरूरी है। जैसे ही क्वांटिटी लिखी तुरंत सप्लाई डिमांड में से माइनस करो, एक चीज 0 होगी कम से कम, और जो दूसरी चीज में कुछ ना कुछ रिवाइज्ड फिगर बनेगी। ठीक है, वो रिवाइज फिगर बनाना जरूरी है, तो आगे समझेगा ही नहीं कि यार ये बैलेंस क्यों नहीं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, हर चीज 0 0 हो गई थी, डिमांड और सप्लाई बराबर, हर चीज 0 0 0 क्यों होती गई, क्योंकि आप बराबर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहे, अलोकेशन दिया रिवाइज किया, अलोकेशन दिया रिवाइज किया। जैसे आप रिवाइज करना भूल गए, फिर आखिरी में आपको बैलेंस नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ चीजें रह जाएगी, कुछ ना कुछ बच जाएगी। ठीक है, तो वो जरूरी है। जैसे ही आपने यहाँ दिया लोकेशन, तुरंत रिवाइज किया, यहाँ दिया रिवाइज किया, यहाँ दिया रिवाइज किया, यहाँ दिया रिवाइज किया। उसी तरह यहाँ पर 3 दिया, तो आखिरी की लास्ट रिवाइज क्वांटिटी देखो, 18 का 10 हुआ, 10 का 3 हुआ, पहले 18 से 8 माइनस हुआ 10 हुआ, 10 से 7 माइनस हुआ 3 हुआ, अब 3 से भी 3 माइनस हुआ 0 हुआ। एट द सेम टाइम 5 - 3 2 हुआ, जो 0 वो कट। अब लास्ट क्वांटिटी कौन बची, लास्ट कॉस्ट 70, दे दो लोकेशन। यहाँ पे भी रिवाइज बचा है 2, यहाँ पे भी रिवाइज बचा है 2, और मैंने आपसे कहा है आखिरी में ये बैलेंस चीज मिलेंगी आपको। सो 2 जैसे लिख दिया रूल, 2 - 2 0, मतलब W1 को बस अब 2 चाहिए थे, 5 में से 3 तो F3 से मिल गए, अब 2 चाहिए थे वो F2 ने दे दिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट 0। और F2 के पास भी 9 थे, उसमें से 7 W3 ले गया था, 2 बचे थे वो W1 ले जा रहा है, इसलिए उसका सप्लाई भी 0। देखो सारा सप्लाई नील 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 0 0 0, और सारा डिमांड फुलफिल 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 फुलफिल। और ये आपको क्यों मिला, क्योंकि आपने पूरी अच्छी से रूल सेटिस्फाई किया। मतलब रूल क्या, तो क्वांटिटी अलोकेट करना, रिस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई में रिवाइज करना, जैसे अलोकेशन दिया रिस्पेक्टिव सप्लाई डिमांड में माइनस करना, और जो 0 है उसको कट करना, और फ्रेश अलोकेशन ढूंढना, ये है रूल। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 नई चीज सीखी आपने। पहले तो 2 कंडीशन आपने सेटिस्फाई करना था, जो कि नॉर्थ वेस्ट में आप सीख चुके हो, ये कोई नई बात आपने नहीं सीखी। लेकिन वो 2 नई बात क्या है, फर्स्ट नई बात कि लीस्ट कॉस्ट मेथड होती क्या है, वो मेन सीखा आपने, कि पूरे कॉस्ट में सबसे जो लीस्ट आपको दिख रहा है वो पकड़ो अलोकेशन दो, वो पकड़ो अलोकेशन दो, वो पकड़ो अलोकेशन दो। अलोकेशन देने का स्टाइल डिक्टो सेम, डिमांड सप्लाई रिस्पेक्टिव, जहां भी अलोकेशन देना है रिस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई में जो कम है वो यहां रख दो, तुरंत डिमांड सप्लाई में से जैसे रखा माइनस कर दो, जो 0 है वो कट करो, और फिर से नया अलोकेशन ढूंढो। नया अलोकेशन मतलब क्या ढूंढो, अगेन नया लीस्ट कॉस्ट, नया लीस्ट कॉस्ट, नया लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन नया लीस्ट कॉस्ट ढूंढने से पहले ये 0 वाली चीज कट करना, दूसरे साइड में रिवाइज करना जरूरी है। ये चीज पर मैं आपको ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं, पेपर चेकिंग के टाइम मुझे ये चीज ध्यान में आती है कि स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम गड़बड़ यही करते हैं। आगे बहुत बार स्टूडेंट शुरुआत सही करते 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 अचानक से स्टक हो जाते हैं, आगे सॉल्व ही नहीं करते, पूरा इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। क्यों, तो आगे उनका कुछ चीजें बैलेंस ही नहीं हो रही है। क्यों, तो क्योंकि उन्होंने ये चीजें रिवाइज चेंज करना होता है, अलोकेशन दिया, तुरंत सप्लाई में क्या चेंज हुआ, डिमांड में क्या चेंज हुआ, वो दिखाना होता है, वो दिखाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रूल है। क्लियर, ये आपको लग रहा होगा यार सर एक बात क्यों इतनी 10-10 बार बोल रहे हैं। ये 10 बार बोलने का रीजन ही ये है, पेपर चेकिंग में करता हूं, जब पेपर चेकिंग करता हूं तब ये दिमाग में आता है कि यार स्टूडेंट बहुत सही शुरुआत करते बीच में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनको आगे समझता ही नहीं है अनबैलेंसिंग कैसे आ गया बीच में। अनबैलेंसिंग इसलिए आया क्योंकि पिछले कुछ स्टेप में आपने रिवाइज जो चेंज हुआ है वो दिखाया ही नहीं है, जो 0 कट हो रहा है वो किया ही नहीं है।
ठीक है, और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं वो मिस्टेक आप ना करो। तो पहली चीज तो आपने वो सीखी इस क्वेश्चन में कि लीस्ट कॉस्ट मेथड होती क्या है, लीस्ट कॉस्ट ढूंढो, अलोकेशन दो। और दूसरी चीज ये सीखी कि भाई लीस्ट कॉस्ट जहां आपको सिंगल मिलते रहा आप देखते रहे, अलोकेशन देते रहे। अब अलोकेशन देने में आप एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन अलोकेशन देते देते लीस्ट कॉस्ट ढूंढते ढूंढते जब आपको लीस्ट कॉस्ट में टाई हो गया ऐसा दिखा, जैसे कि यहाँ पे, तो मैंने कहा था कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा कोई में नहीं पड़ेगा रूल को सेटिस्फाई करने से। तो अब वो आप दिमाग से हटा दो कि कौन से क्वेश्चन में पड़ेगा कौन सा नहीं पड़ेगा। आप अब हमेशा दिमाग में क्या रखो कि जब जब अब लीस्ट कॉस्ट में टाई होगा आप हमेशा रूल के हिसाब से लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, रूल को इग्नोर नहीं करोगे। जब जब लीस्ट कॉस्ट में टाई हुआ तो आप हमेशा रूल के हिसाब से लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करोगे। और वो रूल क्या है, ये कि व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट, वो लीस्ट कॉस्ट को पहले सिलेक्ट करो जहां पर हम मैक्सिमम क्वांटिटी अलोकेट कर सके। जैसे इस क्वेश्चन में 40-40 में हुआ था, यहां मैं सिर्फ 3 कर पा रहा था, यहाँ 7, तो पहले मैंने 7 वाले को लिया। ठीक है, तो ये दो नई चीज, एक तो बेसिक थीम ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कैसे करनी है, लीस्ट कॉस्ट पकड़ पकड़ के, और जब लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हो जाए तो बिल्कुल रुकना नहीं है, ये रूल को सेटिस्फाई करना है और वो लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट कर देना है जहां मैक्सिमम क्वांटिटी हम दे सके। और फिनिश। ये तो हमारा बना है ढांचा, लेकिन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एज इट इज मत छोड़ देना एग्जामिनर के लिए, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दो। जैसे नॉर्थ वेस्ट का हमारा आंसर इसी क्वेश्चन का सेम मैट्रिक्स का आंसर हमारा 1015 आया था। अब देखते हैं लीस्ट कॉस्ट का आंसर क्या आता है। ढांचा सेम, फैक्ट्रीज, 2 कस्टमर्स, ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलो या सिर्फ टोटल कॉस्ट बोलो। सो देखो F1 ट्रांसपोर्ट कर रहा है W4 पे, कितना क्वांटिटी, 7। सर्कल में जो लिखा है वो क्वांटिटी है। ऑलरेडी एक बार आप ये टेबल बना चुके हो। F1 फिर से W, ये W4 पे हुआ, नाउ F1 कर रहा है, F2 कर रहा है W1 पे 2 क्वांटिटी, F2 ही कर रहा है W3 पे 7 क्वांटिटी, F3 कर रहा है W1 पे 3, F3 ही कर रहा है W2 पे 8 और F3 ही कर रहा है W4 पे 7। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी। अब कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, ये है सब एक एक यूनिट का कॉस्ट। तो टोटल कितने कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको उसके पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। सो एक यूनिट F1 टू W4 7 यूनिट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और एक यूनिट का खर्चा है 16, तो 7 यूनिट का कितना, 7 × 16। ठीक है ना, F1 टू W4, तो F1 टू जहां जहां लोकेशन आया सिर्फ क्या करना है, इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में ये जहां जहां लोकेशन आ रहा है उसके कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। जहां जहां लोकेशन आ रहा है इन शॉर्ट उसके कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो F1 टू W4 एक यूनिट का 16 रुपया, तो 7 यूनिट का कितना, 7 × 16। उसी तरह F2 टू W1 2 × 70, ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, 7 × 40। F3 टू W1 3 × 40, बस वही कर रहे हो आप। F3 टू W2 उसका क्वांटिटी है 8, कॉस्ट भी है 8, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। F3 टू W4 उसका क्वांटिटी है 7, पर यूनिट कॉस्ट है 20, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 112, 140, 280, 120, 64 एंड 140, बस इन सबका एडिशन इज द फाइनल आंसर। $856 इज द आंसर। मतलब आप देखो यहीं पे आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन में जब नॉर्थ वेस्ट मेथड से गया था तो उसने हमें कितना कॉस्ट दिया था, 1015। उसी क्वेश्चन ने लीस्ट कॉस्ट ने कॉस्ट और कम कर दिया। ठीक है, कितना दिया, सिर्फ 856, मतलब और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल आपको दिया है, लिख लो।
सो रूल भी लिख लिया कि व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट, उस लीस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करो जहां मैक्सिमम क्वांटिटी अलोकेट कर सके। तो इसी क्वेश्चन पे हमने नॉर्थ फेस देखा, लीस्ट कॉस्ट देखा। अब इसी क्वेश्चन पे लास्ट मेथड वैम मेथड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि किस तरह नॉर्थ वेस्ट का इतना ह्यूज कॉस्ट कम करके लीस्ट कॉस्ट ने सिर्फ 856 लेकर आया। अब आप देखोगे कि वैम मेथड ये कॉस्ट भी और कम कर देगी। नॉर्थ वेस्ट से कम करके लीस्ट कॉस्ट इतना लाया, अब वैम मेथड ये लीस्ट कॉस्ट वाला जो कॉस्ट है ना 856, जो आपको काफी कम लग रहा है, इससे भी और कम कॉस्ट वैम मेथड देगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है प्रैक्टिकली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैम है। प्रैक्टिकली यानी कॉस्ट वाइज कम कॉस्ट देती है वैम। तो चलो लिख लो एक फ्रेश मैट्रिक्स वैम के लिए और फिर फटाफट हम देख लेंगे वैम मेथड। ठीक है, तो अगेन एज पर द रूल पहले वही फर्स्ट आपको तो इस क्वेश्चन में अब ये चेक करना फॉर्मेलिटी हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी ये दो कंडीशन हम चेक कर चुके हैं, बट सिर्फ आपको आदत आ जानी चाहिए, आपको हैबिट बन जानी चाहिए। इसलिए मैं कर रहा हूं कि कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो डायरेक्ट कभी नहीं करना है, पहले तसल्ली कर लो डिमांड सप्लाई इक्वल है, यस हम ऑलरेडी देख चुके हैं 34। फिर मैट्रिक्स मिनिमाइज है, यस हम ये भी देख चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मैट्रिक्स किसका है, कॉस्ट का है। तो शुरू करते हैं वैम मेथड। जैसे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, वैम मेथड का ग्रीन सिग्नल मिल गया। दोस्तों अब देखो वैम मेथड अप्लाई करना मतलब जैसे आपने नॉर्थ वेस्ट में क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट जैसे नाम है आप करते रहे, लीस्ट कॉस्ट में लीस्ट कॉस्ट जैसे नाम है अगेन वैसे ही करते रहे। बट वैम मेथड में जो चीज आपको बार बार दोबारा करनी है वो चीज है पेनल्टीज पेनल्टीज पेनल्टीज। आपको कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों की पेनल्टीज निकालना है। कॉलम वाइज भी पेनल्टी निकालना है, रो वाइज भी पेनल्टी निकालना है। पेनल्टीज निकालते रहो। पेनल्टी निकालने का तरीका क्या है वो समझो। एक बार पेनल्टी निकालने का तरीका समझ गया, खत्म, कुछ नहीं इस टॉपिक में। पेनल्टी कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हर कॉलम की और हर रो की पेनल्टी निकालना है। और पेनल्टी निकालने का तरीका क्या, लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन। पेनल्टी आप कैसे निकालोगे, आखिरी के जिस भी कॉलम का निकालना है या जिस भी रो का निकालना है, उस रो में या उस कॉलम में लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, कंपलसरी दो मिनिमम, वो भी कौन सा, पीछे से मिनिमम, ठीक है, लास्ट से मिनिमम। सो लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन। पीछे से मिनिमम कौन है, जैसे इन शॉर्ट अगर सिंपल शब्दों में लोकल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा उनका सब्सट्रैक्शन। पेनल्टी आप कैसे निकालोगे, चलो ये साइंटिफिक लास्ट टू मिनिमम वगैरह वगैरह छोड़ दो दिमाग से। पेनल्टी आप कैसे निकालोगे, जिस भी रो या जिस भी कॉलम की पेनल्टी निकालना है, उस रो या उस कॉलम का सबसे मिनिमम कॉस्ट और उससे जस्ट बड़ा दोनों का सब्सट्रैक्शन। सबसे छोटा और उससे जस्ट बड़ा दोनों का सब्सट्रैक्शन। जस्ट बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे मिनिमम और उससे जस्ट बड़ा जो कॉस्ट है उस रो या उस कॉलम में, दोनों का सब्सट्रैक्शन, उसको कहा जाता है लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन। लेकिन किसी रो या किसी कॉलम में अगर जो लीस्ट कॉस्ट है, यानी जो सबसे छोटा कॉस्ट है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है, वो अगर रिपीट हो गया तो फिर उस कॉलम का या उस रो की पेनल्टी बनेगी 0। ठीक है, जैसे देखो शुरू करते हैं पेनल्टी निकालना। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है, 19, उससे जस्ट बड़ा कौन है, 40, दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना हुआ, 21, खत्म। ये हुई पेनल्टी। क्या टफ है, सबसे छोटा जिस भी कॉलम का निकालना है सिर्फ इसका देखो। अब मुझे फर्स्ट का निकालना है, बाकियों को इग्नोर, पूरी तरह इग्नोर। फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा देखो 19,
डिमांड सप्लाई कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कॉस्ट देखना है। सबसे छोटा कॉस्ट कौन है 19, उससे जस्ट बड़ा 40, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन 21, ये हो गई पेनल्टी। बाय चांस अगर यहाँ 70 ना होता था और 19 होता था, यहाँ पे 70 ना होता था और अगर 19 होता था 19, तो फिर इसकी पेनल्टी कितनी आ जाती थी 0। ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि नॉर्मली पेनल्टी आप कैसे निकालोगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट और उससे जस्ट बड़ा दोनों का सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर कोई कॉलम या कोई रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट रिपीट हो गया, सबसे मिनिमम एलिमेंट दोबारा आ गया, जैसे अगर इस कॉलम में 70 की जगह 19 होता था, तो इस कॉलम की पेनल्टी जो हमने 21 लिखी वो क्या हो जाती थी 0, क्योंकि सबसे मिनिमम कौन है इस कॉलम में 19 और 19 रिपीट हो गया। तो यानी सबसे मिनिमम एलिमेंट अगर रिपीट हो गया तो पेनल्टी 0, 19 माइनस 19 0। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो, रिपीट भी कौन होना चाहिए, सबसे मिनिमम वाला एलिमेंट। अगर यहाँ 70 की जगह 40 होता था, बराबर, यहाँ एक्चुअल एलिमेंट 70 है, 70, ठीक है, तो यहाँ 70 अगर है तो 19 सबसे मिनिमम, उससे जस्ट बड़ा 40, 21 आई पेनल्टी। लेकिन मैंने 70 की जगह 19 ले लिया, तो अगर यहाँ 19 होता था तो सबसे मिनिमम 19 और वही 19 रिपीट हो गया, इसलिए 19 माइनस 19 0 हो जाती है पेनल्टी। लेकिन अगर सबसे मिनिमम रिपीट हुआ तो ही 0, यहाँ पे सबसे मिनिमम 19 है लेकिन 40 रिपीट हुआ तो पेनल्टी 0 आएगी, कभी नहीं। सबसे मिनिमम 19 है, उससे जस्ट बड़ा कौन है 40, दोनों का सब्सट्रैक्शन, अगेन पेनल्टी कितनी आएगी 21। ठीक है, तो पेनल्टी 0 कब आएगी, बेसिकली पेनल्टी 0 तभी आएगी जब जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है उस कॉलम का या जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है उस रो का वो रिपीट हो गया। सिर्फ लीस्ट कॉस्ट, सबसे लीस्ट कॉस्ट अगर रिपीट हो रहा है तो ही पेनल्टी 0 है, अदरवाइज नहीं। ये चीज हमेशा याद रखो। तो जैसे यहाँ पे तो ओरिजिनल कॉलम ये था, तो सबसे मिनिमम 19, उससे जस्ट बड़ा 40, दोनों का सब्सट्रैक्शन 21। मैंने जैसे आपसे कहा 70 की जगह अगर 19, सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन है 19, अगर वो रिपीट हो जाता था, 70 की जगह 19 होता था तो 19 माइनस 19 पेनल्टी 0 होती। फिर अगर 40 रिपीट होता था तो उससे फर्क नहीं पड़ता था, सबसे लीस्ट कॉस्ट रिपीट हुआ तो पेनल्टी 0। ठीक है, ये चीज बस याद रखो। हो सकता है इस मैट्रिक्स में काम ना है, बट आगे कुछ क्वेश्चन में और काम आएगा। तो चलो सब छोड़ते हैं, फिर से ये आपका फ्रेश मैट्रिक्स, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, शुरुआत करते हैं। आप ये मेरे साथ करते रहो, नहीं तो अगेन कंफ्यूजन, सर आपने पहली स्टेप क्या की, दूसरी क्या की, मेरे साथ करते रहो। तो शुरू करते, पेनल्टी देने का तरीका, सबसे मिनिमम एलिमेंट और उससे जस्ट बड़ा कोई है तो उनका सब्सट्रैक्शन। सबसे मिनिमम 19 था, उससे जस्ट बड़ा 40 था, सब्सट्रैक्शन आया 21। सेकंड कॉलम में आ जाओ, सबसे मिनिमम 8, उससे जस्ट बड़ा 30, तो पेनल्टी कितनी आ गई 22। अब देख लो यहाँ पे, चलो इसी कॉलम में और एक वो डाउट क्लियर हो गया। सबसे मिनिमम कौन है 8 रिपीट हुआ है नहीं, सबसे मिनिमम है 8 रिपीट नहीं हुआ है और इसलिए पेनल्टी 0 नहीं आई है। यहाँ रिपीट भला ही हुआ है लेकिन कौन हुआ है 30, जिससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है सबसे मिनिमम अगर रिपीट होता है, सबसे मिनिमम अगर रिपीट होता है तो पेनल्टी आती है 0। तो यहाँ सबसे मिनिमम 8 है, वो रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए पेनल्टी 0 नहीं है। तो सबसे मिनिमम 8, उससे जस्ट बड़ा हमने देखा 30, पेनल्टी कितनी आई 30 माइनस 8 22। चलो यहाँ पे भी सबसे मिनिमम 40, उससे जस्ट बड़ा 50, पेनल्टी 10। सबसे मिनिमम 16, उससे जस्ट बड़ा 20, पेनल्टी 4। करते रहो मेरे साथ। ये तो सिर्फ कॉलम की पेनल्टी हुई है, रो वाइज भी पेनल्टी निकालो। पूरे रोज और पूरे कॉलम्स की पेनल्टी निकालने के बाद वो चेक करना है। क्या चेक करना है मैं बताऊंगा। तो चलो, चारों कॉलम की आ गई, चारों रो की। रो में भी सेम रूल, सबसे मिनिमम देखो, अगर वो रिपीट हुआ है तो पेनल्टी 0, सबसे मिनिमम रिपीट तो पेनल्टी 0, नहीं तो उससे जस्ट बड़ा देखो। फिर कोई भी रिपीट हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, सबसे मिनिमम रिपीट नहीं हुआ है तो पेनल्टी 0 नहीं है। तो सबसे मिनिमम 16 कहीं आया है, रिपीट हुआ है नहीं, छोड़ दो। फिर उससे जस्ट बड़ा देखो, सबसे मिनिमम 16, उससे जस्ट बड़ा 19 माइनस 16 3। सबसे मिनिमम सेकंड रो में, सेकंड रो देख रहे हो तो सिर्फ सेकंड रो देखो, बाकी इग्नोर करो। सबसे मिनिमम 30, उससे जस्ट बड़ा 40, पेनल्टी इज 10। सबसे मिनिमम 8, उससे बड़ा 20, पेनल्टी इज 12। अब देखो क्या चेक करना है। जब पूरे रोज और पूरे कॉलम्स की आप पेनल्टी निकाल लोगे, सारे रोज और सारे कॉलम की पेनल्टी निकाल ली, उसके बाद सिलेक्ट करो हाईएस्ट पेनल्टी। सबको कंपेयर करो, सिर्फ कॉलम में से हाईएस्ट नहीं, सिर्फ रो में से हाईएस्ट नहीं,
1 2 3 4 5 6 7, अब आपके सामने 7 पेनल्टीज है। 7 पेनल्टीज में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी को उठाओ। सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन है? 22। उसको सिलेक्ट करो और वो जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बताओ 22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड कॉलम को। तो जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट को पकड़ो अलोकेशन देने के लिए। मैंने कहा है अलोकेशन देने का स्टाइल डिक्टो सेम, नॉर्थ वेस्ट में जो था वही आपने लीस्ट कॉस्ट में देखा, वही अब वैम में देखोगे। स्टाइल बिल्कुल सेम, लेकिन अलोकेशन के लिए जो आप कॉस्ट सेल ढूंढते हो, जहां अलोकेशन देना है वो सेल ढूंढते हो। जैसे नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट करके ढूंढा, लीस्ट कॉस्ट में छोटा छोटा कॉस्ट देखकर ढूंढा। तो वैम में वो कॉस्ट सेल, वो सेल जहां पर आपको अलोकेशन देना है, वो सेल ढूंढने का तरीका ये है। हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी निकालो। पेनल्टी निकालने का तरीका भी आपने देखा, मिनिमम एलिमेंट उससे जस्ट बड़ा उनका सब्सट्रैक्शन। बाई चांस मिनिमम रिपीट हो गया, पेनल्टी 0। तो सारे इसकी पेनल्टी निकालने के बाद जो हाईएस्ट पेनल्टी उसको सिलेक्ट करो, और हाईएस्ट पेनल्टी में वो सिलेक्ट करके करना क्या है? तो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम या रो में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ये पूरे 7 पेनल्टी में हमने जो हाईएस्ट पेनल्टी सिलेक्ट की है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड कॉलम को। तो बस उस सेकंड कॉलम में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है, तो इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट है 8, उसको पकड़ो और यहां अलोकेशन दे दो। अलोकेशन देने का स्टाइल सेम, रिस्पेक्टिव सप्लाई, रिस्पेक्टिव डिमांड। सप्लाई है 18, डिमांड है 8, दोनों में से जो कम है यहां लिख दो। तो रिस्पेक्टिव सप्लाई और डिमांड में कम कौन है? 8, तो 8 रख दिया। और अलोकेशन देने के बाद वाला स्टाइल भी सेम। अलोकेशन जैसे ही दिया, वो क्वांटिटी तुरंत सप्लाई में से माइनस कर दो 10, तुरंत डिमांड में से माइनस कर दो 0, और जो 0 हुआ वो कट। सेम अलोकेशन का स्टाइल, उसके बाद वाला स्टाइल सेम। और जैसे ही कट हुआ, जैसे आप वहां नॉर्थ वेस्ट लीस्ट कॉस्ट खेलते रहते थे आखिरी तक, जब तक पूरा कट ना हो जाए, उसी तरह यहां पर भी पेनल्टीज निकाली, हाईएस्ट सिलेक्ट की, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट देखा, अलोकेशन दिया, अगेन माइनस करने के बाद जो 0 हुआ वो कट किया। तो डिमांड 0 हो गया, कट, सप्लाई रिवाइज होकर 10 हो गया। और जैसे ही जो चीज कट हुई, डिमांड या सप्लाई, जैसे ही कुछ कट हुआ, अब फिर से फ्रेश पेनल्टी का राउंड शुरू करना है। फ्रेश पेनल्टी मतलब अब ये आपने जो इतनी पेनल्टी निकाली है ना, इग्नोर, ये सारी पेनल्टीज भूल जाओ। अब जैसे ही एक कॉलम या रो कट होता है, फ्रेश पेनल्टीज निकालना शुरू करो। अब आप जो भी देखोगे फ्रेश पेनल्टीज में से देखोगे, ये पूरी तरह से क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक है, तो शुरू करो फ्रेश पेनल्टी, और जो कट हुआ वो आपके लिए गया, उसको भूल जाओ। तो चलो अब फ्रेश पेनल्टी कॉलम वाइज, ये पहला राउंड था पेनल्टी का, उसको भूल जाओ। अब दूसरा राउंड, अगेन पेनल्टी देने का तरीका सेम, सबसे मिनिमम 19, उससे जस्ट बड़ा 40, पेनल्टी 21। ये कट गया इसलिए डैश, जो कट गया वो खत्म। यहां पर 40, 50, 10, यहाँ 16, 24। ये पहला राउंड भूल जाओ। हो सकता है कुछ कुछ चीजें एज इट इज हो रही है, फिर भी पहला राउंड भूल जाओ। हम जो भी हाईएस्ट पेनल्टी ढूंढना होता है वो दूसरे राउंड में से ढूंढेंगे। सेम रो वाइज, सबसे मिनिमम 16, उससे जस्ट बड़ा 19, 3, सबसे मिनिमम 40। अब देखो पहले सबसे मिनिमम कौन था? 30, लेकिन हम इसको कट कर चुके। कट मतलब अब ये हमें दिख भी नहीं रहा है, इग्नोर करो उसको। तो अब जो बचे हैं सेकंड रो में, जो बचे हैं उसमें सबसे मिनिमम 40, उससे जस्ट बड़ा 60, पेनल्टीज 20। और अब जो बचे हैं सबसे मिनिमम 20, उससे जस्ट बड़ा 40, पेनल्टीज 20। 1 2 3 फ्रेश पेनल्टीज देखो, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में सबसे हाईएस्ट को सिलेक्ट करो। मेरे साथ करते रहो। इन 6 में सबसे हाईएस्ट जो है 21, उसमें देखो अब लीस्ट कॉस्ट। जैसे ही कट हुआ, फ्रेश पेनल्टीज दी, हाईएस्ट सिलेक्ट किया। अब ये हाईएस्ट पेनल्टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट कॉलम को। उसमें लीस्ट कॉस्ट कौन है? 40, 50, 70 और 19 में लीस्ट है 19, उसको सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट करने के बाद सेम वही तरीका, अलोकेशन देते रहो। रिस्पेक्टिव सप्लाई 7, डिमांड 5, दोनों में से जो कम है लिख दो। और जैसे ही लिखा 5 - 5 0, 7 - 5 2, और जो 0 वो कट। जैसे ही फिर से कट हुआ, फ्रेश पेनल्टी शुरू करो अगला राउंड। जो कट हुआ डैश, इग्नोर डैश। यहाँ पे 40 सबसे मिनिमम, 50 10, 16 20 4। अब यहाँ पे आ जाओ, 50 16 34, 40 60 20, फ्रेश पेनल्टी। ये तो कट हो गया है, तो ये 2 एलिमेंट ही बचे, 70 20 50। अब देखो ये थर्ड राउंड में फ्रेश पेनल्टी 1 2 3 4 5, इन 5 में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी
50 को सिलेक्ट करो और वो जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट थर्ड रो को, तो 50 जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें अब लीस्ट कॉस्ट देखो, तो 50 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो को, उसमें जो 2 आइटम बचे उसमें लीस्ट कौन है, 20, अलोकेशन दे दो। सेम स्टाइल 10 14 10, जैसे 10 दे दिया ये हो गया 0, ये हो गया 4, ठीक है ना। 10 माइनस ये रिवाइज्ड 10 है और ये 14, दोनों में से कम कौन है, 10, सो 10 माइनस 10 0 और 14 माइनस 10 4, सेम जो 0 वो कट। अभी फिर से फ्रेश पेनल्टी, कट देखो, नॉर्थ फेस था, लीस्ट कॉस्ट था, तो कोई तूफान आंधी नहीं आई। व्याम मेथड देखो, ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट डरते इस मेथड से। वाकई में स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक में फोबिया है तो व्याम से है, लेकिन अगेन व्याम जैसी इजी मेथड है ही नहीं, थोड़ी लेंदी है क्योंकि वहां पे बस मैट्रिक्स में काम हो जाता है, पेनल्टी निकालो, बट बहुत इजी है। तो चलो फिर से ये एक चीज कट हुई, फ्रेश पेनल्टी, जो कट डैश 40 50 10 60 16 44, ठीक है, ये तो हुआ सिर्फ कॉलम का चौथा राउंड। अभी रो का भी फोर्थ राउंड ले लो, क्या हुआ, 50 16 34 40 60 20, जो कट ये कट डैश। तो फ्रेश पेनल्टी चौथे राउंड में 1 2 3 4, इन चारों में सबसे हाईएस्ट पेनल्टी 44 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फोर्थ कॉलम को, तो फोर्थ कॉलम में दे दो लोकेशन। अलोकेशन देने का, फोर्थ कॉलम में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है पकड़ो, लीस्ट कॉस्ट है 16, अलोकेशन दे दो। स्टाइल से रिवाइज सप्लाई बचा है 7, डिमांड बची है 4, 7 और 4 सॉरी सप्लाई बचा है 2 और डिमांड बची है 4, सो 2 एंड 4 में सबसे मिनिमम कौन है, 2, सो 2 माइनस 2 0, बराबर। रिवाइज सप्लाई रिवाइज डिमांड 2 एंड 4 सबसे मिनिमम जो होता है यहाँ रखना होता है और तुरंत वो माइनस कर देना होता है, तुरंत माइनस कर दो। सप्लाई में से 2 माइनस 2 0 और डिमांड में से भी 4 माइनस 2 2। मेरे साथ करते रहो, हाँ, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कौन सी स्टेप कब आई। और जो 0 हुआ वो कट। सर अब फिर से पेनल्टी नहीं, रुको, अब पेनल्टी नहीं। क्यों सर, मतलब बस 4 राउंड करना होता है पेनल्टी का, ऐसा कोई रूल है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 राउंड करना होता है ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई क्वेश्चन में 2 राउंड लगेंगे तो कोई क्वेश्चन में 10 राउंड भी लगेंगे। रूल क्या है, पेनल्टीज तब तक देते रहो जब तक आपको सिंगल रो या सिंगल कॉलम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब देखो, पहले 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, 4, चौथे राउंड में क्या थे, 2 रो 2 कॉलम थे। फिर हमें हाईएस्ट मिला, हमने यहां पे एलोकेशन दिया, फर्स्ट रो कट गई एज पर द रूल। अब जैसे ये कटी, अब भले ही देखो कॉलम तो 2 बचे, कॉलम W3 बचा है, W4 बचा है, बट रो तो सिंगल बची है। अब आप पेनल्टी दे ही नहीं सकते ना। अब मुझे बताओ, चलो रो वाइज तो आपने पेनल्टी दे दिया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, बट कॉलम वाइज कैसे दोगे? पेनल्टी देने का रूल क्या है, 2 आइटम का सब्सट्रैक्शन एटलीस्ट आपको चाहिए। पेनल्टी आपको कैसे मिलती है, 2 एलिमेंट के सब्सट्रैक्शन से। तो मुझे बताओ, ये रो में तो आप पेनल्टी दे दोगे, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 20, बट कॉलम में कैसे दोगे? एक ही एलिमेंट बचा है 40, उसको किससे सब्सट्रैक्ट करोगे? एक ही बचा है 60, उसको किससे करोगे? तो रूल क्या है, 4 राउंड 3 राउंड का रूल नहीं है। रूल है कि जैसे ही क्वेश्चन में कट 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 करते करते करते, जैसे ही क्वेश्चन में सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचा, पेनल्टी देना स्टॉप। कोई भी पहले आ जाए, फिर अगर पहले सिंगल कॉलम मिल जाए तो स्टॉप करो, या पहले सिंगल रो मिल जाए तो स्टॉप करो। इस क्वेश्चन में देख लो, कॉलम भले ही 2 बचे, बट रो हमें पहले सिंगल मिल गई, स्टॉप गिविंग पेनल्टीज। तो फिर सर अब तो बैलेंस नहीं दिख रहा है, ये इतनी चीजें बस 0 हुई है, बाकी चीजें तो हुई नहीं है। तो मैं बोल भी कह रहा हूं क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, सिर्फ आपने क्या किया है, पेनल्टीज देना स्टॉप किया है। अब आपने क्या करना है, जो एलिमेंट बचे हैं, अभी तक एलिमेंट बचे हैं ना, उस पे खेल लो लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या बहुत अच्छी से पता है, एलिमेंट कौन बचे हैं 40 60, उसमें खेल लो लीस्ट कॉस्ट मेथड। 40 60 में लीस्ट कौन है 40, दे दो अलोकेशन। यहाँ है 7, यहाँ है 9, दोनों में से जो कम है 7, जैसे 7 लिखा, 9 माइनस 7 2 एंड 7 माइनस 7 0। तो रूल क्लियर हुआ, जैसे सिंगल रूल या सिंगल कॉलम बची है, पेनल्टी देना स्टॉप, बट क्वेश्चन स्टॉप नहीं करना है, सॉल्यूशन स्टॉप नहीं करना है, पेनल्टी स्टॉप करो और जो एलिमेंट बचे उसमें खेलो लीस्ट कॉस्ट। तो ये 2 बचे थे, करते रहो मेरे साथ। 40 60, इसमें लीस्ट है 40, तुरंत उसका सप्लाई 9, डिमांड चेक किया, दोनों में से कम है 7, रख दिया। जैसे ही रखा, रिवाइज्ड
निकालते रहा, 9 - 7 2 एंड 7 - 7 0, जो 0 हुआ वो कट, ठीक है। एंड द लास्ट एलिमेंट बचा 60, बाकी तो सब कट हो गए, तो यहां पर भी रिवाइज बचा 2, यहां पर भी रिवाइज बचा 2, 2 दे दो, ये भी हो गया 0, 2 - 2, ये भी हो गया 2 - 2 0। देख लो, हर सप्लाई अगेन नील एंड डिमांड फुलफिल, और ये मिला आपको एक नया बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट बोलेंगे नहीं हम फिलहाल, क्योंकि बेस्ट तो उसको मोदी बनाएगा, लेकिन ये एक फिजिबल सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन ये बेस्ट है एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट, एज कंपेयर टू लीस्ट कॉस्ट। आपने खुद ने देखा था कि नॉर्थ वेस्ट से एलसीएम यानी लीस्ट कॉस्ट काफी अच्छा निकला था, लेकिन अब आप देखोगे ये तो ढांचा बन गया। जब आप ये टेबल बनाओगे फिर से कहां से कहां पर कितनी क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट, तो जो नॉर्थ वेस्ट का लीस्ट कॉस्ट का कॉस्ट आया था 856, उससे भी कम कॉस्ट वैम का आएगा, और इसलिए इन तीनों में सबसे बेस्ट हुआ है, ठीक है। तो चलो आखिरी वाली काम भी हम कर लेते हैं, कहां से कहां पर कितना ट्रांसपोर्ट हुआ। सो फैक्ट्रीज, कस्टमर्स, ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट। सो F1 to W1 कितना, जो सर्कल में आया क्वांटिटी 5, F1 to W4 2, F2 to W3 7, F2 to W4 2, F3 to W2 8, F3 to W4 10, और खत्म। कॉस्ट कैसे निकालना आपको पता है, जहां जहां क्वांटिटी आई है यानी सर्कल में अलोकेशन आया है, उसके रिस्पेक्टिव यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। वो सारे यूनिट कॉस्ट है, तो एक क्वांटिटी का 19, तो 5 का 5 × 19। सो जहां जहां अलोकेशन है वहां के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो उस क्वांटिटी को। 2 × 16, 7 × 40, 2 × 60, 8 × 8 एंड 10 × 20, खत्म। ये हुआ 95, 32, 280, 120, 64, 200। देख लो क्या हुआ, $791। पूरा पिक्चर आपके सामने है। नॉर्थ वेस्ट ने दिया था 1015, उससे नॉर्थ वेस्ट ने दिया था 1015, उससे कम कॉस्ट दिया था लीस्ट कॉस्ट ने 856, और इससे भी कम कॉस्ट दिया वैम ने, कितना 791। और इसलिए मैंने कहा वैम भले ही अभी भी ये बेस्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, काम चलाओ सॉल्यूशन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वैम, ये जो भी सॉल्यूशन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इन लोकल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में बेसिकली काम चलाओ सॉल्यूशन। बेस्ट तो उसको मोदी बनाएगा, लेकिन हाँ इन तीनों में सबसे बेस्ट वैम है, क्योंकि हमने कोई अलग क्वेश्चन नहीं लिया, सेम मैट्रिक्स पे तीनों मेथड पे अप्लाई किया, तो सबसे बेस्ट किसने दिया है सॉल्यूशन, वैम ने। बेस्ट सॉल्यूशन यानी जो सबसे कम कॉस्ट देगा, क्योंकि कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो सबसे कम कॉस्ट वैम ने दिया है। और इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे इंपॉर्टेंट वैम है। तो लिख लो, ये है बेसिकली वैम दोस्तों। वैम जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप नॉर्थ वेस्ट करें, लीस्ट कॉस्ट में लीस्ट कॉस्ट, यहाँ आपको पेनल्टीज खेलना है। हर रो हर कॉलम की पेनल्टी निकालो। पेनल्टी निकालने का तरीका एक बार फिर से सुन लो, जिस भी रो या जिस भी कॉलम की पेनल्टी निकालना है, उसका सबसे लीस्ट यानी सबसे मिनिमम कॉस्ट और उससे जस्ट बड़ा कॉस्ट दोनों का सब्सट्रैक्शन। बाय चांस कोई रो या कोई कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट रिपीट हुआ है, सबसे मिनिमम 8 है और एक 8 है उसी रो में, तो उसका फिर पेनल्टी होगा 0। सबसे मिनिमम 5 है और एक 5 है उसी कॉलम में, तो फिर उसका पेनल्टी होगा 0। तो उसी रो या उसी कॉलम में जहां मिनिमम कॉस्ट रिपीट हुआ है वहां पेनल्टी 0 है। अदरवाइज पेनल्टी आप निकालोगे सबसे मिनिमम कॉस्ट और उससे जस्ट बड़ा कॉस्ट दोनों का सब्सट्रैक्शन। जब ही सारे रो और सारे कॉलम की पेनल्टी देना हो गया, सिर्फ कॉलम की नहीं तो सिर्फ रो की नहीं, पूरे रोज और पूरे कॉलम की पेनल्टी देना हुआ, तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है हाईएस्ट पेनल्टी।
तो हाईएस्ट पेनल्टी को सिलेक्ट करके क्या करना है, तो वो हाईएस्ट पेनल्टी जिस भी कॉलम को या रो को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे ये 22 रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड कॉलम को, ये 21 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम को, तो वो हाईएस्ट पेनल्टी जिस भी कॉलम या रो को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें से लीस्ट कॉस्ट पकड़ो, लीस्ट कॉस्ट पकड़ो कंपलसरी, और वहां अलोकेशन दे दो। अलोकेशन देने का स्टाइल आपको पता है, रिस्पेक्टिव डिमांड सप्लाई में जो कम है वहां लिख दो, तुरंत वो डिमांड सप्लाई में से माइनस करके रिवाइज क्वांटिटी लिख दो, जो जीरो हुआ वो कट, सेम रूल। जैसे ही कोई रो या कोई कॉलम कट हुआ, फ्रेश पेनल्टीज निकालते जाना है। फिर से पहली वाली पूरा पेनल्टी का राउंड भूल जाओ, सेकंड राउंड निकालो पेनल्टी का, फिर से सेम रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द साइकिल। हाईएस्ट पेनल्टी ढूंढो, उसमें लीस्ट कॉस्ट ढूंढो, लोकेशन दे दो, फिर से कुछ कट होगा, फिर से फ्रेश राउंड ऑफ पेनल्टी, हाईएस्ट ढूंढो, लीस्ट कॉस्ट ढूंढो, पेनल्टी दे दो। तब तक करते रहो जब तक सिंगल रो या सिंगल कॉलम ना मिले। कहाँ रुकना है ये भी मैंने कहा, जहां पर भी आपको सिंगल रो या सिंगल कॉलम मिल जाए रुक जाओ, ठीक है। और फिर सिर्फ पेनल्टी देना रुको, आंसर नहीं रोकना है, पेनल्टी देना रोक देना है, और फिर जो कॉस्ट बचे उसमें लीस्ट कॉस्ट ढूंढना है, एलोकेशन देना है, लीस्ट कॉस्ट ढूंढना है, एलोकेशन देना है, और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं, और उन टाइप्स में जो मेन 3 टाइप से इनिशियल सॉल्यूशन के, हमने 2 टाइप देखे थे, इनिशियल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम। ऑप्टिमम की पूरी बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इनिशियल सॉल्यूशन के 3 जो सब टाइप्स है, मेथड्स है, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वैम, उनके बेसिक कंसेप्ट हमने देखे कि कैसे वो अप्लाई होती है। अब इसमें भी बहुत से ट्विस्ट है, बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे मुझे पता है, लेकिन डोंट वरी, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक एग्जांपल से मिलेगा। आपके दिमाग में होगा सर अभी तो ठीक है डिमांड सप्लाई इक्वल थी, नहीं हुआ तो क्या करना है, सर मैट्रिक्स मिनिमाइज था, मैक्सिमाइज हुआ तो क्या करना है, ठीक है। सर जैसे यहाँ पे आपने लीस्ट कॉस्ट में देखा था कि लीस्ट कॉस्ट में टाई हो जाता है, तो खैर वो तो आपने हमारे दिमाग से क्लियर कर दिया है कि जब लीस्ट कॉस्ट में टाई होता है तो वो लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करो जहां आप मैक्सिमम क्वांटिटी अलोकेट कर सको। लेकिन सर अगर यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी में टाई हुआ तो, जैसे इस क्वेश्चन ने बहुत आराम से सब चीजें दे दी, यहाँ पे 22 था, अगर सपोज पहले ही राउंड में, पेनल्टी के पहले ही राउंड में और कहीं 22 होता था तो, इस बार नहीं मिला, एक ही 22 मिला, इसलिए बहुत आसानी से काम हो गया। बट यहाँ 22 होकर अगर पहले ही राउंड में यहां पर भी 22 होता था तो ये हर चीजों के आंसर आपको मिलेंगे। इन हर चीज का कुछ रूल है, कुछ ट्रिक है, हर चीज के आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बहुत वास्ट टॉपिक है और हर एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करेंगे, सिर्फ बोलकर हम क्लियर नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, मेरे साथ चलना है आगे भी हर सेशन में, ठीक है। तो पर घर जाकर ये तीनों मेथड एक बार लगे तो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन पर बिना देखे खुद ट्राई करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेन थीम आप सीख गए हो। आज का सेशन यानी मेन थीम है, आगे जो भी चीज है ना वो सिर्फ क्या है, एडजस्टमेंट। एक मोदी मेथड आपको सीखना है, लेकिन अब इन तीनों में जो भी आप आएंगे, ये इक्वल नहीं है, ये मैक्सिमाइज है, या पेनल्टी में टाई हुआ, ये सिर्फ सब क्या है, एडजस्टमेंट। वो छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट करना है, आगे बढ़ना है, एडजस्टमेंट करना है, आगे बढ़ना है। बट आगे कैसे बढ़ना है, तो इसी तरीके से बढ़ना है जो आज हमने सीखा। इसलिए घर पे इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। गुड डे।